हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो अभी तक हमने यूनिट अपना स्टार्ट किया, हमने रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस की। तो उसमें हमने बेसिक्स के लिए कुछ डेफिनेशंस, एक्सियम्स, ये प्रोबेबिलिटी के देख लिए, फिर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख ली और उस पर हमने कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिए। तो अब हम अपने रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले एक दो और बेसिक्स अगर आप देख लें, फिर हमारी और डिस्कशन आसान हो जाएगा। तो ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा और टाइम देना है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स में हम क्यों अननेसेसरी चीजें दे रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंस है जिससे आगे आपको आसानी रहेगी, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे। तो अच्छा, जैसे एक और चीज हम देख लेते हैं पहले कि मान लीजिए आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज हैं। प्रोबेबिलिटीज की आपने बात की अगर, तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट ए के होने की, दैट इज सपोज 0.6, और दूसरा कोई एक इवेंट है बी जिसके लिए प्रोबेबिलिटी आपको मेंशन्ड है, दैट इज 0.999। तो अब अगर ये दोनों ही कंडीशंस आपको, दोनों प्रोबेबिलिटी डेटा आपको आपके पास गिवन है, तो इस प्रोबेबिलिटी से आप क्या समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि एक पर्सन है जिसने इवेंट ए पर कुछ बेट किया, ठीक है, तो अगर उसका इवेंट ए अगर नहीं हुआ तो क्या वो इस पर डाउट करेगा कि ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी लिखी थी ये गलत थी, इसलिए हमारे पास जो इवेंट हुआ वो अकर नहीं हुआ? नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि 0.6 है। हो भी सकता है इवेंट नहीं भी हो सकता, कुछ भी एक्चुअल डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको कैसे कंक्लूजन्स देती है? सॉफ्ट कंक्लूजन्स। ये आपको इस टाइप की प्रोबेबिलिटी से सॉफ्ट कंक्लूजन्स मिलते हैं। और अगर किसी इवेंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.999 है, तो हम बस एक सिंगल रन की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट रन में उसका परफॉर्मेंस अगर हमने कुछ एक्सपेक्ट किया और अगर वो चीज नहीं आई, अगर प्रोबेबिलिटी 0.999 थी, तो हमने जो बेट किया होगा, हो सकता है हम बहुत बड़ा अमाउंट बेट कर दें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है कि ऑलमोस्ट सर्टेन इवेंट है। और अगर वो इवेंट नहीं हुआ कर, तो फिर आप इसके डाउट करेंगे कि क्या रिलेशन हमारे पास जो अवेलेबल थी या इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। तो इसलिए ऐसे प्रोबेबिलिटीज को आप कहते हैं कि इस पर बेस्ड जो डिस्कशन, जो कंक्लूजन्स होते हैं, दीज आर हार्ड कंक्लूजन्स। हार्ड कंक्लूजन्स। तो जब आप इंडक्शन की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी को रियल वर्ल्ड में यूज करने की, तो वहां पर हम यही काम करते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, एक सॉफ्ट या कहें आप माइल्ड प्रोबेबिलिटी, जिस पर कोई सर्टेन इवेंट हम नहीं कर सकते एक्सपेक्ट, लेकिन उसको हम चाहे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए इसका ये काम है, ये प्रोबेबिलिटी से आपको ये इंडक्शन मिल रहा है कि इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज इवेंट ए, आप यहां से ये समझ सकते हैं कि इवेंट ए विल अकर almost 600 times in 1000 runs। ऐसा हम समझते हैं कि अगर 0.6 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 1000 टाइम्स अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 600 टाइम्स हमारा ये इवेंट होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0, इसलिए प्रोबेबिलिटी हमने कहा 0.6 है। ये जो कंक्लूजन है ये बहुत हद तक सही होगा। अगर आप 1000 रन्स देखेंगे और अगर इवेंट जो आपका है, जो आपने अगर डिफाइन किया है, ये करेक्ट है अगर, तो डेफिनेटली ऐसा होगा, नियर अबाउट 600 ही आपको ये नंबर मिलेगा। तो अब अगर मान लीजिए आपने कोई दूसरा एक इवेंट डिफाइन कर दिया ई, जो इवेंट कैसा है, अगर आपने इसी ए पर डिपेंडेंट को इवेंट डिफाइन किया, अकरेंस ऑफ इवेंट ए इन द रेंज 550 to 650 टाइम्स आउट ऑफ 1000 रन्स। अगर आपने ऐसा कोई इवेंट डिफाइन कर दिया, तो अब ये देखिए आपको पता था कि 600 टाइम्स के आसपास ये डेफिनेटली यही इसी रेंज में होगा, 600 हो या 5 ज्यादा हो जाए 5 कम हो जाए, अगर ये प्रोबेबिलिटी आपकी करेक्ट है तो इसी रेंज में आपको ये वैल्यू मिलने वाली थी। अब उसमें अगर आपने कैसा डिफाइन कर दिया इवेंट, और कि इस इवेंट ए के 1000 टाइम्स में से 550 या 650, इतने भी आपने बहुत सारा रेंज प्रोवाइड कर दिया, उसके पहले भी और उसके बाद में भी, तो अब इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा मिलेगी। मान लीजिए अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको नियरली 0.999 इस फॉर्म में चीज मिलेगी। तो हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास एक डेटा था जो हमें सॉफ्ट कंक्लूजन्स बनाने में हेल्पफुल था, उसको हमने यूज किया और हम कैसा कंक्लूजन्स बनाने लग गए? हार्ड कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर सकें, ऐसी कंडीशंस हम ले सकते थे। तो कैसे आप यूज कर सकते हैं? बहुत, जैसे आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, अलग अलग एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। सपोज हमने कहा कि हमारे पास कोई एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें कुछ बियरिंग्स लगे हैं, और उन बियरिंग्स में से 10% के फेल हो जाने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि अगर 6 मिलियन रिवॉल्यूशंस होंगे तो इसमें से 10% बियरिंग्स हो सकते हैं कि क्या हो जाए? फेल हो जाए, डैमेज हो जाए। तो अब अगर आपको पता चल गया कि 6 मिलियन रिवॉल्यूशंस के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 10% डैमेज हो सकते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि 10% डैमेज होते ही कोई ब्लास्ट हो जाए, ऐसा नहीं है अगर कंडीशन आपकी, तो उस प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड आप क्या कर सकते हैं?
उस बियरिंग के सेट को अगर आप कहीं ऐसे सिस्टम में यूज करें जो आपका सिर्फ 2000 रन चलने वाला है या 500 रन चलने वाला है या 10,000 रन चलने वाला है, तो क्योंकि वो 600 मतलब 6 मिलियन रिवॉल्यूशन तक बहुत अच्छे से वर्क कर सकता था, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से पता थी, तो डेफिनेटली यहाँ तो ऑलमोस्ट आप सर्टेनली कह सकते हैं कि 2000 रन में इस बियरिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे आप प्रोबेबिलिस्टिक डेटा को यूज करेंगे। तो अब जैसे इसमें आप देखें कि कुछ और चीजें आप पहले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ही एक्सपेरिमेंट में कितने टाइप के सैंपल स्पेसेस फॉर्म हो सकते हैं और उनका क्या नेचर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इज व्हाट, रोलिंग ऑफ अ डाई। ठीक है, सिंपल हमने ले लिया रोलिंग ऑफ अ डाई। और इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम 3 पर्सन्स देखें जो अपना कुछ बेट लगा रहे हैं, तो उन तीनों के अकॉर्डिंग जो सैंपल स्पेस डिफाइन हो रहा है वो कैसा डिफाइन हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक x है, एक y है और एक z पर्सन है जो ये कह रहा है कि इस रोलिंग ऑफ अ डाई में इसको इंटरेस्ट है कि हमारा क्या हो जाए कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर पर ये बेट कर रहा है, अ पर्टिकुलर नंबर। अगर ये चाहता है 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक पर्टिकुलर नंबर हमारा अपीयर हो जाए, कोई एक सिंगल फेस अपीयर हो जाए, तो इसके केस में अगर आप देखें तो इसने जो सैंपल स्पेस क्रिएट किया अपने माइंड में कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, तो इसने अपने माइंड में सैंपल स्पेस क्रिएट किया कि जो आउटकम्स होंगे वो 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई एक वैल्यू आएगी। ठीक है ये चीज। अब यहां पर अगर हम देखें कि आप जानते हैं कि सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स हैं वो सभी इवेंट्स होते हैं, तो अगर आप यहां पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देखें तो इवेंट्स की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल्स टू 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 6, 64 आपके 36 जो इवेंट 64 ये वैल्यू जो आएगी, इतने पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखें यही इसी एक्सपेरिमेंट में अगर कोई एक दूसरा पर्सन है जिसने क्या बेट लगाया, इवन और ऑड नंबर, या हमने कहा सिंपली इवन नंबर आएगा, तो इसके माइंड में क्या सैंपल स्पेस है कि ये जो प्रोबेबिलिटी सोच रहा है कि जो हमारे पास है ये सैंपल स्पेस क्या है यहां पर, इवन एंड ऑड। इसके सैंपल स्पेस में 2 ही एलिमेंट्स हैं, इवन एंड ऑड, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इवेंट्स हो सकते हैं वो इवेंट्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 2 to the power 2, दैट इज 4 इवेंट्स हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो 4 इवेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। जब भी आपके पास ये सैंपल पॉइंट्स गिवन है तो आप यहाँ पर इनका यूनियन, इंटरसेक्शन और इनका कॉम्प्लीमेंट, ये चीजें अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आपको इवेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इवेंट नंबर्स हो गए। ऐसे ही कोई तीसरा पर्सन है जिसने अगर क्या बेट किया कि हमने अगर इसने बेट कर रहा है ये इवन नंबर ऑन डाई एंड द डाई will rest on a particular part of table। मतलब ये जो डाई का एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो किसी टेबल पर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर इसने 2 कंडीशंस कही कि जो इवन नंबर होगा फेस पर वो कैसा होगा, इवन नंबर होगा, मतलब 3 पॉसिबल आउटकम्स थे। जैसे यहां पर इसके पास अगर इसने देखा इवन नंबर सैंपल स्पेस ये था 2 एलिमेंट से बना हुआ और उसमें से एक एलिमेंट इसके लिए क्या था, फेवरेबल कंडीशन थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते थे। अगर इसने कहा इवन नंबर डाइस पर होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, डाई किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेबल पर रेस्ट करेगी। मान लीजिए इस पर्टिकुलर पार्ट को फाइंड करने के लिए ये मान लीजिए कि सेंटर है इस टेबल का, तो इस सेंटर से इस डाई का जो सेंटर होगा, हम डाई को पूरा एक ऐसा हम ये क्यूब के फॉर्म में अगर नहीं देखकर हम सिर्फ क्या सोचें कि ये डाई जो फाइनली रेस्ट कर रहा है वो कोई एक उसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट कहां हो सकता है। तो अब अगर आप देखेंगे डाई का सेंटर पॉइंट, अगर आप ये कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दें टेबल का, तो कहीं पर भी जाकर डाई रोल हो सकती है। अगर रोल कर रहे हैं हम और इसको हम अगर इक्विप्रोबेबल मान रहे हैं कि पूरे स्पेस में कहीं पर भी डाई रोल कर सकता है, तो उस केस में हो सकता है कि आपके ये पॉइंट ये डाई यहाँ रोल हो जाए, होने के बाद यहाँ आ जाए, कहीं भी आ सकता है। अब इसने अगर एक कोई पर्टिकुलर रीजन सेट कर लिया कि हमें क्या चाहिए कि डाई इस रीजन में आकर रुकेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सैंपल स्पेस के लिए, पहले देखना पड़ेगा कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब जैसे आपने कहा कि डाई यहां रोल होकर रुकेगी, अब हो सकता है कि रुकने पर उस पर फेस पर क्या हो, उसके 1 हो, ये भी हो सकता है 2 हो, ये भी हो सकता है 3 हो, तो आपको दिख रहा है इनफाइनाइट पॉइंट्स तो हैं ही, और उन इनफाइनाइट पॉइंट्स की भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां पर डाई रुकने के बाद 1 से 6 तक में उसमें क्या आया। तो इसके केस में जो सैंपल पॉइंट्स हैं, ये जो आपका सैंपल स्पेस बना रहा है, इसका सैंपल स्पेस क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि सैंपल स्पेस जो होगा वो हो सकता है इन दोनों के जैसा सैंपल स्पेस हो, इन दोनों के जैसा हो, मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो। उसमें से भी आपको दिख रहा है कि इसमें तो काउंटेबल नंबर है,
ठीक है, तो आपको हमेशा काउंटेबल नंबर जब फाइनाइट है तो काउंट कर सकते हैं। अब इनफाइनाइट के केस में दो कंडीशंस हैं। हो सकता है कि ये चीज कोई चीज इनफाइनाइट हो लेकिन उसका काउंट करना पॉसिबल हो। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि हमें 10 से लेकर के 1 लाख के बीच के नंबर्स को काउंट करना है, तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है लेकिन हर इंडिविजुअल नंबर को आप काउंट कर सकते हैं अगर सिर्फ आपको इंटीजर सेलेक्ट करने हैं। लेकिन अगर यहीं पर बोल दिया जाए कि 10 से 15 तक ही चुनना है, सारी वैल्यूज को डिफाइन करना है, लेकिन वो इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, तो फ्रैक्शंस का जो नंबर होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा और उनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पर जब आप सैंपल स्पेस डिफाइन करते हैं, तो जैसे अगर आपने लिखा कि अगर हमारे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर स्पेस में, या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आप अगर कहें, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, इन दोनों केसेस में जो सैंपल स्पेस होता है उसको आप क्या नाम देते हैं? डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। और अगर हमारे नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं अगर वो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब आप कहें कि जो आपका सैंपल स्पेस है अगर वो इंटरवल से मिलकर के बना हुआ है, तो वहां पर वो जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। तो अब अगर हम देखें, इफ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हो, यहां पर क्या हो सकता है? जहां पर इंटरवल्स अगर आपको दिख रहे हैं कहीं पर, तो ये जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा इसको आप क्या नाम देंगे? इट इज कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। तो जैसे आपने एक और चीज आप देख सकते हैं यहां पर कि क्या कंडीशंस होंगी जब हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं अगर वो इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि हम जो डेफिनेशन लेते हैं क्लासिकल डेफिनेशन, तो उसमें क्या लिखते हैं आप? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? इन्फिनिटी। तो फिर अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन को यूज करेंगे तो इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो उस केस में हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के अप्रोच को? तो जब भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आते हैं तो फिर आप उनको नंबर्स के फॉर्म में लेकर नहीं चल सकते, फिर आपको क्या करना पड़ता है? उसको किसी दूसरे क्वांटिटी में, जैसे आप कहें लेंथ में, एरिया में, इस टाइप से आपकी प्रोबेबिलिटीज का कैलकुलेशन होता है। तो आप जैसे एक एग्जांपल ही देख लीजिए, उससे कुछ और चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लेंथ ऑफ randomly selected chord on a circle of radius r will be larger than the side length of the equilateral triangle inscribed in the circle। देखिए हमने यहां पर जो क्वेश्चन लिया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसकी प्रोबेबिलिटी हम बात कर रहे हैं? लेंथ ऑफ रेंडमली सिलेक्टेड कॉर्ड, लेंथ ऑफ रेंडमली सिलेक्टेड कॉर्ड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हम लेंथ लेंगे एक सर्कल, देखिए कॉर्ड आप समझते हैं, अगर आपका ये सर्कल है, सभी बेसिक चीजें थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। और इस चीज को, इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कम्युनिकेशन में सिर्फ अपने बेसिक्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड पॉइंट से देखें तो गेट के लिए ये जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा इस क्वेश्चन में, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट जैसे एग्जाम्स में, एप्टीट्यूड में मेनली ये आ सकता है, ठीक है। तो वहां पर जैसे गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज में भी, इसलिए हम कोशिश करते हैं, लास्ट ईयर भी हमने एक रखा था क्वेश्चन और वो क्वेश्चन आया भी था, ऑलमोस्ट एज इट इज ही आया था, आपने देखा अगर हो तो इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 5 मिनट डिस्कशन भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कर लिया हमने तो लेट हो जाएंगे हम। तो अगर ये आपका कोई सर्कल है तो कॉर्ड आप जानते हैं, इस सर्कल पर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें और उन 2 पॉइंट्स को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो ये आपकी क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। मतलब आपको ये पता चल गया कि अगर ये कॉर्ड है तो अगर आप सेंटर से पास होने वाले कोई एक कॉर्ड चुने जो सेंटर से पास हो रही है, मतलब अगर यहां से देखें हम तो ये भी एक कॉर्ड होगी, यहां से अगर हम देखें ये भी, इसको भी हम एक कॉर्ड कहेंगे कि हमने 2 पॉइंट्स अगर ये सेलेक्ट किए हैं, तो ये जो कॉर्ड्स हैं, जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है कॉर्ड की, वो क्या हो सकता है?
डायमीटर, ये आपको दिख रहा है सर्कल अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया दो पॉइंट्स को तो ये एक डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, डायमीटर के बराबर हो सकती है। अब यहां पर क्या पूछा गया आपसे कि अगर हम इस सर्कल में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमने इंस्क्राइब किया, मतलब अगर मान लीजिए कि जो मैक्सिमम साइज हो सकती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, अगर हमारे पास इस टाइप का ये इक्विलैटरल एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल, ठीक है हम 2 मिनट बस टाइम और ले लेते हैं। अगर आप यहां से देखें एक चीज बस आप देख लीजिए, ये भी आपको पता होगी चीज, सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के आपने कुछ सेंटर्स पढ़े होंगे, आपने क्या क्या सेंटर्स पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा सेंट्रॉइड, जिसको आप और क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। फिर आपने पढ़ा होगा इसके लिए सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। फिर आपने इसके लिए पढ़ा होगा इन सेंटर, इन सेंटर। और आपने पढ़ा होगा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ये सभी चीजें आपने पढ़ी होंगी। बस एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हम फिर से बस रिकॉल कर लेते हैं, इसका हमें यूज नहीं है लेकिन कुछ चीजें इससे निकल कर ही आएंगी, इसलिए हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे सेंट्रॉइड, अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, अगर हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, देखिए कैसे कैसे आपके सारे सेंटर्स हैं। तो अगर इस ट्राइंगल में ये हम जो भी बात कर रहे हैं पॉइंट्स ऑफ सेंटर्स हम देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, किसी के लिए भी आपका ये वैलिड है। तो अगर हम एक क्या करें, ये जो भी हमारे पास जो वर्टेक्स हैं, अगर हम इनके जो मिड पॉइंट है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो है, उस साइड का जो भी मिड पॉइंट है, अगर हम उस मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से मिला दें, ठीक है, ये चीज अगर हम यहां पर जैसे आपने इस मिड पॉइंट से, मतलब अगर इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, आपने अगर इसको मिला दिया और इस लाइन के मिड पॉइंट को आपने इससे मिला दिया, तो इन तीनों से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, जो इन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, उसको आप क्या नाम देते हैं, ये आपका है सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास। मतलब जैसे आप अगर एक ट्रायंगल बना लें कार्डबोर्ड का और उसमें अगर आप ये सेंटर पॉइंट ढूंढ लें, तो उस पर आप अगर पेन ऐसे करके देखेंगे तो बैलेंस हो जाना चाहिए थ्योरेटिकली। अगर आपके डायमेंशंस कैलकुलेशन में करेक्ट हैं तो बैलेंस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। दूसरा जो सेंटर है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब अगर आप इसी ट्राइंगल में ये जो आप साइड्स ले रहे हैं, ये जो आपने लाइंस बनाई हैं, अगर आप ये लाइन ऐसे ड्रॉ ना करें, आप कैसे करें, अगर आप यहां जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मतलब जो लाइन यहां पर अगर आप इस लाइन के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तीनों लाइंस के, इसका आप मिड पॉइंट ले लें, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया है, हो सकता है ट्राइंगल आपका ऐसे होता, हो सकता है ये आपका ट्राइंगल ऐसे होता। तो हर एक साइड के मिड पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये हमारी 90 डिग्रीज अगर है, ऐसे ही आप तीनों साइड्स पर अगर रख रहे हैं, इसके साइड पर भी एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया और इसके साइड पर भी एक परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉ किया, तो ये जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको आप क्या कहेंगे, वो क्या हमारे लिए वो उसका सरकम सेंटर है। ये हमारा क्या है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब अगर आप इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस को मिलाते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तब ये जो सर्कल आएगा उसका ये सेंटर होगा। ये क्या होगा, अगर सरकम सेंटर मतलब जो ट्राइंगल के बाहर जो सेंटर बना हुआ है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। तो ये आपको ये सेंटर मिलेगा, सरकम सेंटर। तो ये क्या हमारा इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का ये हमारा इंटरसेक्शन है। ऐसे ही अगर आप इन सेंटर देखते हैं, मतलब अगर आपने क्या किया था, जो मिड पॉइंट था उस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे और उन लाइंस का आपने इंटरसेक्शन देखा था। अगर आप क्या करते, सारे का एंगल बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ कर देते, अगर ये आपके पास 3 एंगल्स बन रहे हैं 60 डिग्रीज हैं, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप देख रहे हैं तो इन एंगल्स का अगर आप इक्वली डिवाइड करते हुए यहां से अगर आप लाइंस ड्रॉ कर लें, तो अब जो लाइन हमारी जहां इंटरसेक्ट होगी, ये तो नहीं हो पाया इंटरसेक्ट, तो जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट होगी वो क्या कहलाएगा, इसका इन सेंटर कहलाएगा। और इन सेंटर का मतलब क्या है कि यहां पर अगर आप एक इसके अंदर इंस्क्राइब्ड एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो सर्कल का ये क्या होगा, सेंटर होगा। अब ये आप जानते हैं कि ये दोनों सेंटर्स जो होते हैं ये हमारे एक ही होते हैं इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब यहां से आपको और ऑर्थो सेंटर भी आप समझ लीजिए। ऑर्थो सेंटर का मतलब अगर आप जो भी आपके ये वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपोजिट साइड पर, तो वो जो हमारे लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं जहां पर, उसको आप नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर। तो मेन इन दोनों चीजों का आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास ये कोई अगर ट्राइंगल है, अगर ये हमारा ट्राइंगल है और ये आपने इसका सरकम सेंटर अगर सरकम सर्कल ड्रॉ किया है, ये अगर ये सरकम सर्कल है, ठीक
ठीक है, डायमेंशंस को थोड़ा सा कर लीजिएगा कंसीडर। ये अगर हमारा इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है और इस ट्रायंगल का एक और क्या होगा, सरकम सर्कल है ये, और एक इसका इन सर्कल होगा, तो ये सपोज हमने ये इसका इन सर्कल शो किया, तो इन दोनों का सेंटर सेम होता है, और जो रेडियस अगर आप कह रहे हैं इसका रेडियस r है, तो जो ये आउटर सर्कल है इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 2r। इन केस ऑफ ये जो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप देख रहे हैं तो हमेशा ही ये चीज सेटिस्फाई होगी कि जो इन सर्कल होगा और जो आउटर सर्कल होगा या सरकम सर्कल होगा, इन दोनों का रेडियस इसके सर्कल के रेडियस से क्या होता है, इसका रेडियस ट्वाइस होता है। तो अब यहां पर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि कैसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट के केस में डील करने वाले हैं आगे। तो हमने ये कहा कि जब भी यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि हम एक कॉर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये हमारे पास कोई सर्कल था। अब यहां पर देखिए केसेस हम ले लेते हैं। केस वन अगर मान लिया हमने कि ये हमारा एक सर्कल, ये एक सर्कल है हमारा, और इस सर्कल में अगर आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रखा, अगर हमने मान लिया ये हमारा क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये अब यहां पर अगर है तो आप यहीं पर ये भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जो क्या होगा, इस ट्रायंगल के जो अंदर सर्कल बन रहे हैं, ये एक सर्कल दिख रहा है आपको, तो टोटल आपको 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों का सेंटर ये सेम है, ये हमारा सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल का रेडियस आपको बता दिया गया है कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस ये वैल्यू है r, और अगर ये इन सेंटर का देखें तो इसलिए ये रेडियस कितना हो जाएगा, इस रेडियस की वैल्यू हो जाएगी r/2, ठीक है। ये तो अब यहां पर आपसे पूछा गया कि अगर हम रैंडमली कोई एक कॉर्ड ड्रॉ करें, अब आप कॉर्ड कैसे ले सकते थे, आप कॉर्ड यहां लाइन ले सकते थे, यहां लाइन ले सकते थे। तो अगर आप वो कॉर्ड देखें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस कॉर्ड की लेंथ, ये जो हमारा ट्रायंगल इसके अंदर बना हुआ है, इसकी लेंथ से ज्यादा होगी, हम उसकी पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो अब देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर क्या करें, ये हम फर्स्ट केस देखें, ये पहली कंडीशन हम क्या ले रहे हैं, अगर हम क्या करें कि जो हम कॉर्ड ले रहे हैं उसका एक पॉइंट हम फिक्स कर दें। सपोज ये एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया कि हम कॉर्ड जो होगा जिसमें 2 पॉइंट्स होंगे सरकमफेरेंस पर, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर कहीं भी आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए और उनको ऐड कर दिया आपने, तो आपकी कॉर्ड है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया और दूसरे पॉइंट को हम वेरी करके देख लेंगे, जैसे एक बार हमने यहां ले लिया तो एक कॉर्ड बनेगा, यहां ले लेंगे तो एक कॉर्ड बनेगा, यहां एक पॉइंट ले लिया, सपोज एक ये कॉर्ड बन गया हमारा, हमने दूसरा पॉइंट यहां ले लिया तो ये कॉर्ड बन गया हमारा, दूसरा पॉइंट अगर आपने यहां लिया तो आपकी कॉर्ड ये है। तो आपको क्या दिख रहा है, जो तीनों ही कॉर्ड्स आपने ड्रॉ की, ये एक पॉइंट को फिक्स रखते हुए किसी एक ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स पर अगर आपने एक पॉइंट को फिक्स रखा और अगर आपने कॉर्ड्स लेना शुरू किया, आपको क्या देखना है कि कब जाकर ये जो कॉर्ड लेंथ है वो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो साइड लेंथ है उससे ज्यादा हो जाए। आपको ये भी पता है कि इक्विलैटरल जो ट्रायंगल बनेगा उसकी साइड लेंथ कितनी होगी, r√3, जो भी रेडियस है सर्कल का उसमें √3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, r√3 ये वैल्यू मिलेगी। तो अब अगर आप यहां से देखें, ये लाइन आपने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, इन तीनों की लेंथ आपको दिख रही है इससे छोटी है। अगर आप यहां भी पॉइंट लेंगे तो ये क्योंकि इसी पॉइंट से तो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो अगर यहां भी आपने पॉइंट लिया तो भी ये डिस्टेंस क्या है, ये इससे छोटा है अभी तक। लेकिन अगर आप ये जो 2 रीजंस हैं, अगर हम इस रीजन में कहीं भी अपना पॉइंट लेने लगे, जैसे मान लीजिए कि आपने कॉर्ड का एक पॉइंट यहां फिक्स रखा और दूसरा पॉइंट कहां ले लिया, अगर इस पॉइंट पर ले लिया, अब ये जो लेंथ है, अगर आप देखें कि ये जो लेंथ आपको मिल रही है, ये कॉर्ड लेंथ आपकी बड़ी है किससे, ये जो ट्रायंगल लेंथ है उसकी लेंथ से ये कॉर्ड लेंथ बड़ी है। तो अब इस केस में आप कहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो गए कि जो कॉर्ड आपने ड्रॉ किया उसकी लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल की लेंथ से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो अब उसी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो देखिए कितने सिंपली आप कर सकते थे फाइंड, इसलिए हमने कहा कि यहां पर सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट को ए पर फिक्स कर दिया तो इस सर्कल के पेरिफेरी पर यहां पर हम जो पॉइंट्स डिफाइन करेंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि दूसरा पॉइंट हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम ये चाहते हैं कि कॉर्ड लेंथ बड़ी हो। आप अगर थोड़ा गौर करें, इस सर्कल को हम 3 पार्ट से बना हुआ मान सकते हैं। एक ये 120 डिग्रीज का जो आपका ये जो आर्क लेंथ आपको मिलेगी, आप इस सर्कल को अगर देखें, एक ये पार्ट, एक सेकंड पार्ट जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब ये एक दूसरा आर्क, ये सेकंड पार्ट जिसको आप, और थर्ड ये पार्ट है आपका, ये थर्ड पार्ट। तो मतलब अगर हम इसको कहें, इट इज आर्क 1, इट इज यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये जो सर्कल में आ रहा है यहां तक का पॉइंट, इस लेंथ को हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारी आर्क लेंथ है इसको अगर हमने क्या नाम दे दिया, लेट इट इज आर्क 2। और ये जो थर्ड है, ये जो थर्ड हमें दिख रहा है, अगर हम इसको क्या कहें, आर्क 3 कहें। तो हम जिस कॉर्ड की बात कर रहे हैं, जिस लेंथ की, वो हमने क्या देखा अभी,
अगर इस रीजन में ये जो आर्क 1 है, अगर एक पॉइंट आपने ए पर फिक्स रखते हुए अगर दूसरा पॉइंट आप इस रीजन में कहीं पर लेंगे, तब जो लाइंस बन रही हैं उनका लेंथ क्या है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लेंथ से छोटा है। ऐसे ही अगर आप इस रीजन में कहीं भी पॉइंट लेंगे, अगर आप यहां ले लें पॉइंट तो एक ही आर्क बनेगा, अगर आप यहां पॉइंट ले लें तो ये एक आर्क बना, आपका कॉर्ड बना, यहां पॉइंट ले लें तो एक कॉर्ड बनेगा। लेकिन क्योंकि ये तो इक्विलैटरल साइड है, ये आपको दिख रहा है इक्विलैटरल आपके ट्रायंगल की साइड है, तो इससे बड़ी नहीं है, ये सभी लाइंस के इससे छोटी हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो कॉर्ड्स आपने ड्रॉ की हैं इन कॉर्ड्स की लेंथ ज्यादा हो, तो एक ही पॉसिबल कंडीशन है, जब वो किस आर्क पर लाई करे सेकंड पॉइंट आपका, जब वो इस आर्क 2 पर लाई करेगा तो आपकी कॉर्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ से ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहां पर अगर हम केस 1 देखें, यहां पर अगर हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिंग या आप ये कहें कि फिक्सिंग वन पॉइंट ऑन कॉर्ड ऑन सर्कल, या आप लिखें ऑन एनी वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड पॉइंट और अदर पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कैन बी टेकन ऑन एनी ऑफ द 3 आर्क्स। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट को इस ए पर हमने फिक्स कर दिया, तो सेकंड पॉइंट को या तो हम इस आर्क 1 में से कहीं पर भी एक ही बार ले सकते हैं, या इस आर्क 2 पर कहीं पर भी ले सकते हैं, या फिर इस आर्क 3 पर कहीं पर भी ले सकते हैं, तो हम कॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन अब पॉसिबल कंडीशंस क्या है हमारी, फेवरेबल कंडीशंस, जिसमें ये कॉर्ड लेंथ हमारी बड़ी हो जाएगी ट्राइंगल लेंथ से, वो एक ही कंडीशन है जब आप पॉइंट्स को कहां पर सेलेक्ट करें, इस आर्क पर सेलेक्ट करें जो आपकी आर्क है 2। तो अब यहां से क्या दिख रहा है आपको कि अगर आपने एक पॉइंट को ए पर फिक्स किया है, तो दूसरा पॉइंट इन तीनों में से किसी भी आर्क पर फिक्स करने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, सेम है। मतलब ये सभी कैसे हैं, इक्यू प्रोबेबल इवेंट्स हैं, कि दूसरा पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाना, इस आर्क पर आ जाना, या यहां पर आ जाना, या यहां पर आ जाना। तो ऐसे केस में आप जो प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, आप वो कैसे देख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम क्या है आपका, फेवरेबल आउटकम आपका ये है कि सेकेंड पॉइंट इज ऑन आर्क 2। अगर ये आर्क 2 पर है तो टोटल 3 आर्क्स हैं और उसमें से एक ही आर्क पर पॉइंट का होना आपके लिए फेवरेबल है। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते थे कि जो हमारी साइड लेंथ होगी वो बड़ी होगी, आर्क जो हमारी कॉर्ड लेंथ होगी वो साइड से बड़ी होगी लेंथ, ये हम डिफाइन कर सकते थे। टोटल एक आर्क पर आएगा तो सही होगा, और टोटल नंबर ऑफ आर्क्स कितने हैं 3, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/3। तो इसमें हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स थे वो इनफाइनाइट थे, तो हमने कैसे मेजर किया इसकी प्रोबेबिलिटी, इनफाइनाइट सैंपल पॉइंट्स को ना लेते हुए हमने कुछ लेंथ्स को हमने कंसीडर किया। ये आर्क लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों हमारे दिख रहा है कि इक्विपरेबल है, इक्वल लेंथ्स हैं। इन्हीं तीनों से हमारा सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हमने क्या किया, इन तीनों के लिए देख लिया, पॉसिबल सैंपल स्पेस था और फेवरेबल कंडीशन बस आर्क 2 की कंडीशन ली, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। क्या ये सही है, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जैसे एक केस हमने ये देखा, आप दूसरा केस क्या कंसीडर कर सकते थे, इसी में केसेस कंसीडर करते जाइए और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। आगे हम ये क्वेश्चंस के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, ऐसे हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम इनफाइनाइट सैंपल पॉइंट्स को डील करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बस और पेशेंस, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेंगे, रैंडम वेरिएबल्स। चलिए, तो नेक्स्ट जो हम इसमें कंडीशन ले सकते थे, ठीक है, तो केस 2। अब देखिए, केस 2 में हमने ये कंसीडर किया कि हमारे पास ये पहले कोई एक सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हम कॉर्ड ड्रॉ करें उसकी लेंथ इस लेंथ से ज्यादा हो। ये लेंथ कितनी है, L/R × √3। तो अगर हम देखें, इस सर्कल के अंदर भी, ट्रायंगल के अंदर भी आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था, ये आपका इन सर्कल, ठीक है, इसको थोड़ा आप अच्छा बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम देखें, हम जो भी कॉर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसकी लेंथ पर हमें प्रेडिक्शन देखना है, उस कॉर्ड का कुछ ना कुछ मिड पॉइंट होगा। तो अगर हम ये मान लें कि अगर हम ये मानते हैं कि जो मिड पॉइंट ऑफ
द कॉर्ड may lie inside or outside the inner circle. इनर सर्कल, देखिए हम सिंपली ये मान रहे हैं कि जो भी हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक ये कॉर्ड ड्रॉ की, अगर उसके मिड पॉइंट को हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहां से जितनी भी लाइंस पास होंगी, जितने भी कॉर्ड्स पास होंगे, वो सभी को ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करेगा जिस कॉर्ड का ये मिड पॉइंट होना चाहिए। तो कॉर्ड कैसा होगा, ये अगर आपके पास ऐसा कोई कॉर्ड है तो उसका दिख रहा है आपको ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ऐसे जो मिड पॉइंट्स हम कंसीडर करें वो इस पूरे सर्कल में हम कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि जो हम मिड पॉइंट कॉर्ड का कंसीडर कर रहे हैं वो हम इस जो हमारा इन सर्कल है इसके अंदर कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि हम वो मिड पॉइंट क्या करें, इस इन सर्कल के बाहर कहीं भी फाइंड करें। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई हमने मिड पॉइंट यहां ले लिया होता, अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट ये है तो हमारे पास मान लीजिए कि ये जो कॉर्ड है हमारा, ये ऐसी कॉर्ड है, तो अभी भी इस कॉर्ड की लेंथ, जैसे आप देख रहे हैं ये कॉर्ड की लेंथ इससे छोटी है, ये कॉर्ड की लेंथ भी क्या होगी, साइड से छोटी होगी। तो कॉर्ड की लेंथ साइड से बड़ी कब हो जाएगी, अगर आपका जो पॉइंट आपने लिया है, अगर वो पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करेगा। अगर आपने जो मिड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं आप कॉर्ड का, अगर वो पॉइंट इस सर्कल के अंदर कहीं लाई करे, उस केस में अगर आप देखेंगे कॉर्ड, उस केस में अगर आपने कॉर्ड की लेंथ देखा तो फिर क्या होगा, ये हो सकता है मैंने रॉन्ग कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, हो सकता है वो कॉर्ड ऐसी हो जिसका मिड पॉइंट ये हो, लेकिन अगर आपका कॉर्ड का मिड पॉइंट इस इन सर्कल के अंदर लाई करेगा तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ से ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहां पर जो पॉसिबल आपके फेवरेबल आउटकम है, वो फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम हमारे लिए जो हम मिड पॉइंट देख रहे हैं वो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड lies inside the in circle. इन सर्कल के अंदर अगर आपके कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा तब जो कॉर्ड बना होगा उसकी लेंथ डेफिनेटली इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ से ज्यादा होगी। तो अब अगर आपको देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जो हम मिड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं वो इस सर्कल के अंदर आ जाए, तो देखिए आपको, अगर आप जानते हैं कि ये जो सर्कल है इन सर्कल, इसका रेडियस है r/2 और ये जो आपका आउटर सर्कल है इसका रेडियस कितना है r, तो क्योंकि पॉइंट्स का लेना इक्विप्रोबेबल है, इस पूरे सर्कल में आप पॉइंट कहीं भी लोकेट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में एक हमने देखा लेंथ का इफेक्ट कि हम लेंथ के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। सेकंड इफेक्ट आप किसका ले सकते हैं, अगर आप एरिया को कंसीडर करें, ये टोटल एरिया सर्कल का जो भी है उसमें कहीं पर भी हो सकता था, तो एक वो आपका सैंपल स्पेस है। अगर आप देखें तो सैंपल स्पेस हमने क्या लिया, सैंपल स्पेस दैट इज पॉइंट इनसाइड द सर्कम सेंटर, मतलब कहीं भी इस सर्कल में कहीं पर भी पॉइंट हो जाना वो आपका सैंपल स्पेस था। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है आपके, जब वो मिड पॉइंट कहां पर लाई करे, इस इन सर्कल के अंदर लाई करे। तो अब जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो आप डिफाइन कर सकते हैं, जो आपके फेवरेबल कंडीशन है वो इन सर्कल, तो इसका एरिया डिवाइडेड बाय जो टोटल सैंपल स्पेस है उसके लिए एरिया। तो मतलब आप अगर यहां पर देखें तो एरिया कितना है, जो आपका पॉइंट इन सर्कल में जब लाई करेगा तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो फेवरेबल कंडीशंस का एरिया है पाई इंटू r/2 का स्क्वायर दैट इज r²/4 और डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस का एरिया कितना है पाई r²। तो यहां से आपको जो प्रोबेबिलिटी मिली वो कितनी मिली, 1/4 मिली। अब क्या करें, फर्स्ट हमने इसी कंडीशन को हमने लेंथ वाइज देखा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आई, 1/3 आई, क्योंकि तीन पॉसिबल आर्क्स थे, ये आर्क आपने लिखा, ये आर्क और ये आर्क, इन तीनों में से एक ही फेवरेबल कंडीशन थी, जब इस आर्क पर पॉइंट लाइन करेगा पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो आपने लिखा था उस केस में कॉर्ड लेंथ हमारी ज्यादा होगी। आपने जब एरिया को कंसीडर किया लेंथ को नहीं देखकर, तो हमने कहा इस सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तो कॉर्ड की लेंथ ज्यादा होगी बड़ी इससे, और अगर इसके बाहर होगा तो छोटी होगी। उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 1/4 आ गई। क्या ये रॉन्ग है, नहीं बता सकते, क्योंकि हम जो चीज पढ़ रहे हैं इसको आप इस नाम से भी जानते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन लिया है इस क्वेश्चन को आप इस नाम से भी जानते हैं, बर्ट्रैंड पैराडॉक्स। क्या ये बर्ट्रैंड पैराडॉक्स, क्योंकि जो भी हमने कंडीशंस लिए, जो भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी डिफाइन की है, स्टेप्स आपके फर्स्ट के केस में भी ठीक है, सेकंड के केस में भी बिल्कुल आपने जो रिजल्ट फाइंड किया है, जो आपका मेथड है क्लासिकल डेफिनेशन, उसके करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। इंटरेस्टिंग ये है कि एक और कंडीशन बनती है, अगर हम यहीं पर केस 3 ले लें, अगर आपने अब जो डिफाइन करना शुरू किया कॉर्ड्स को, अगर आप अब कैसे डिफाइन करें, सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर आपने ये एक
इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर आपको ठीक है दिख रहा होगा कि ये ज्यादा ऊपर हो गया, पर आप कंसीडर कर लीजिएगा। तो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर हमारा क्या है, ये एक इन सर्कल भी है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें, अगर आप क्या करें, इस सर्कल का कोई भी एक डायमीटर ले लीजिए, कोई भी इस सर्कल का एक डायमीटर आप कंसीडर करें। जैसे मान लीजिए अगर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम यही डायमीटर ले लेते हैं, वर्टिकल डायमीटर। अब अगर इस डायमीटर पर आप हमेशा कॉर्ड के मिड पॉइंट्स को लेकर देखें, इस डायमीटर पर कितने कॉर्ड्स पॉसिबल हैं जिसका मिड पॉइंट इस डायमीटर पर हो? इनफाइनाइट कॉर्ड्स पॉसिबल है। ऐसे आप दिख रहा है आपको कि जितने भी कॉर्ड्स आप यहां पर ड्रॉ करेंगे, इन सभी कॉर्ड्स का सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, ये डायमीटर पर ही आएगा। तो अगर आप ऐसे इनफाइनाइट डायमीटर्स के इनफाइनाइट ऐसे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप देखिए कि किस कंडीशन में ये जो कॉर्ड लेंथ है वो आपकी ट्राइंगल की साइड लेंथ से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप देखें, जैसे अगर आप इसी चीज को, जैसे आपने ये ट्राइंगल कंसीडर किया है, तो आप यहीं पर एक ऐसा भी कंसीडर कर सकते थे, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। अगर ऐसा ये ट्राइंगल आता, ठीक है, यहां पर ये इस टाइप से ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा भी फॉर्म हो सकता था, ऐसा भी बना सकते थे आप, ठीक है, ये ऐसा। तो देखिए आपके पास ये जो दो लाइंस हैं, आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम कॉर्ड्स का मिड पॉइंट कहां पर रखना चाह रहे हैं, इस डायमीटर पर रखना चाह रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें, सपोज ये पॉइंट है G और ये जो पॉइंट है ये है H। जब तक आप G से ऊपर लेते रहेंगे कॉर्ड्स को, G से ऊपर यहां तक अगर हम ले रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ये लेंथ, ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये जो ब्लैक से आपको ट्राइंगल दिख रहा है, उसकी साइड लेंथ से क्या है, कम है। मतलब इन सभी कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी, इससे कम होगी। ऐसे ही आप यहां पर भी अगर इस डायमीटर पर सेंटर लेकर अगर आप कॉर्ड्स ड्रॉ करते रहते, डिफरेंट कॉर्ड्स, तो इन सभी कॉर्ड्स की लेंथ जो होती वो क्या होती, आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के कॉर्ड से के लेंथ से कम होती। जब तक आप कहां तक लेते रहे, पॉइंट्स H तक अगर आप ये पॉइंट्स लेते रहेंगे, तो ये सभी कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे ही आप इन सर्कल के अंदर डायमीटर ड्रॉ करेंगे, तो फिर वो सर्कल, वो जो लेंथ मिलेगी कॉर्ड की, वो क्या मिलेगी आपको, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की लेंथ से ज्यादा मिलेगी। तो उस केस में आप कहेंगे कि आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो इसके केस में अगर आप देखें, तो यहां पर अगर हम क्या ले रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑन डायमीटर, ठीक है। डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, मतलब लेंथ कितना है डायमीटर का। अगर आप देखें तो डायमीटर की लेंथ, क्योंकि रेडियस r है, तो डायमीटर कितना है आपका, 2r है। तो सैंपल स्पेस क्या बना, इस डायमीटर पर कहीं पर भी हम मिड पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में आपके पास पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसमें से फेवरेबल कंडीशन क्या है आपकी, अगर आप इस केस में देखें तो फेवरेबल कंडीशंस क्या है, फेवरेबल कंडीशन, जब आपका पॉइंट जो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट कहां लाई करे, मिड पॉइंट लाइज इन बिटवीन G एंड H। जब मिड पॉइंट इस इन सर्कल के अंदर लाई करेगा, तभी आपकी कॉर्ड लेंथ क्या हो पाएगी, इससे ज्यादा हो पाएगी। तो आपका जो ये इन सेंटर के अंदर का जो लेंथ है, आपको पता है कि इन सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है, ओवरऑल रेडियस से हाफ है। तो अगर टोटल रेडियस r था, तो ये वैल्यू कितनी है, r/2 है। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू ये r/2 है, और ये वैल्यू भी कितनी है, r/2 है। मतलब ये टोटल लेंथ कितने हो गए आपके पास, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने लेंथ में अगर आए, अगर पॉइंट्स इस r लेंथ में अगर पॉइंट आएगा, तो आपका इवेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर इस लेंथ को भी देखें हम, तो क्योंकि आपने कहा टोटल डायमीटर d है, मतलब 2r है, तो अगर आप देखें ये डिस्टेंस भी टोटल r होना चाहिए और ये डिस्टेंस भी r होना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी आपको r/2 मिलेगा और ये डिस्टेंस भी आपको r/2 मिलेगा। ये समझ रहे हैं क्या पॉइंट्स हमने डिफाइन किए हैं। ये इन सर्कल, इसका रेडियस है टोटल r/2, इसलिए आपने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या लिया, r/2 लिया। ये आउटर सर्कल, इसका टोटल रेडियस है r, इसका मतलब यहां से लेकर इस रेडियस, इस सर्कल पर जो भी पॉइंट लेंगे टोटल डिस्टेंस r होगा, तो r/2 और r/2 मिलकर आपको r मिलेगा। तो अब यहां पर अगर हम देखें फेवरेबल कंडीशन जो हमने डिफाइन की, मिड पॉइंट लाइज इन बिटवीन G एंड H, तो इसके लिए लेंथ कितनी है हमारी फेवरेबल, लेंथ इज इक्वल्स टू r/2 प्लस r/2 दैट इज r। तो अब इस केस में अगर आप प्रोबेबिलिटी देखते कि फेवरेबल कंडीशन में r लेंथ आ रही है और टोटल लेंथ जो पॉसिबल है वो कितनी है, 2r। तो यहां से अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिफाइन की, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, r डिवाइडेड बाई 2r दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो एक प्रोबेबिलिटी यहां से आपको मिली, ये आपकी केस 3 की प्रोबेबिलिटी है। केस 2 से आपको प्रोबेबिलिटी मिली p इज इक्वल्स टू 1/4
यहां से आपको वैल्यू मिली 1/4 और केस 1 से आपको वैल्यू मिली थी p इज इक्वल्स टू 1/3। तो इसको आप कहते हैं बर्ट्रैंड पैराडॉक्स। और ये जो तीनों प्रोबेबिलिटीज हैं अभी तक इसमें फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया गया कि इन तीनों में से किस प्रोबेबिलिटी को हम सर्टेनली करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमने जो एक्सपेरिमेंट लिया है सिर्फ इसलिए जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आएंगे तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उसको हम डील करेंगे या तो हम इनफाइनाइट पूरे सैंपल स्पेस को अपने क्या करें कुछ लेंथ्स में डिवाइड कर दें या फिर कुछ एरियाज में पार्टीशन कर दें उसका। तो एक पर्टिकुलर एरिया हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होगा और टोटल एरिया जो होगा वो क्या होगा, वो सैंपल स्पेस होगा और इन दोनों का रेशियो लेकर हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो भले ही ये पैराडॉक्स आ रहा है, ये इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन सा सही है, पर आप इसको यूज करते हैं। अगर आप देखें तो वैलिडिटी की अगर हम बात करें, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन की वैलिडिटी कब तक कहेंगे फिर हम, तो फिर भी एक्सेप्टेड है जो आपका आउटकम जो आप लेते हैं इसका डेफिनेशन क्लासिकल डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट, इसको आप वैलिड मानेंगे कब, जैसे हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल इवेंट्स if not mentioned are taken to be equiprobable। अगर आपको मेंशन नहीं है कि दो अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग अगर गिवन नहीं है आपको सैंपल स्पेस में, तो फिर आप यही मानेंगे कि जितने भी आउटकम्स हैं हमारे ऑलमोस्ट ऑल इवेंट्स की जगह पर अगर आप क्या लिखें, आउटकम्स लिखें, आउटकम्स, सभी आउटकम्स को हम उस केस में क्या मानेंगे, इक्विप्रोबेबल मानेंगे। जैसे मान लीजिए कहां पर हम यूज कर सकते हैं, अगर हम कहें कि एक बॉक्स है हमारा और इस बॉक्स में अगर हम कहें कि 5 हमारे पास रेड बॉल्स हैं और 3 हमारे पास अगर ग्रीन बॉल्स हैं, तो अगर यहां से हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पर हम यूज करेंगे क्लासिकल डेफिनेशन। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/8। इसको हम करेक्ट मानते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये सभी जो बॉल्स हैं हमारे वो क्या है, इक्वली प्रोबेबल बॉल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर आपको गिवन हो, ये आपका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसको। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर करें, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि कोई एक कॉल रैंडमली अकर होता है इन द ड्यूरेशन 0 to t सेकेंड्स। हम टेलीफोन कॉल की अगर बात करें, अ टेलीफोन कॉल occurs randomly during interval 0 to t। अगर हमने कहा कि 0 to t इंटरवल में कभी भी आ सकता है वो कॉल, लेकिन 0 से t अगर टोटल ड्यूरेशन देख लें तो उसमें एक कॉल तो आता ही है। अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी आपकी पहले से डिफाइंड है, अगर ऐसी कंडीशन, तो उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी दैट कॉल विल अकर ड्यूरिंग, अगर हम ऐसे डिफाइन कर दें कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हमारा कॉल होगा वो इस ड्यूरेशन में ही हमारा अकर होगा t1 से t2 के बीच में। जैसे मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ये टोटल टाइम ड्यूरेशन है ये 0 सेकेंड्स और ये t सेकेंड्स का। ठीक है, अब इस बीच में कॉल कहीं पर भी आ सकती थी, ये टाइम है 1 सेकेंड पर भी कॉल आ सकता था, कभी भी कॉल रैंडमली जनरेट हो सकता था। अब अगर हमने एक डिफाइन कर दिया कि ये हमारा कोई रीजन है, इट इज t1 एंड t2, अगर हम कहें कि जो कॉल इस पूरे में कहीं भी आ सकती है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉल हमारे इसी ड्यूरेशन में आए, वो अगर हम चाहते हैं इस ड्यूरेशन में ही कॉल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं, 0 से ts सेकंड्स के बीच में कोई इंटीजर नंबर्स ही आपको नहीं लेने हैं, आपको सभी सैंपल्स वैल्यूज लेनी थी। तो ऐसे केस में फिर से आप प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, अगर ये टोटल सैंपल स्पेस मान लें आप, इस लेंथ को 0 से ts तक के टोटल लेंथ को अगर आप टोटल सैंपल स्पेस मान लें, तो t1 से t2 आपके लिए क्या है, फेवरेबल आउटकम है, और इसकी लेंथ कितनी है, t2 माइनस t1, ये क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। तो इसलिए इस केस में आप प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ t1 t2। ठीक है, अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, t1 t2 को भी अगर हम इंक्लूड कर लें, तो ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, जो t2 माइनस t1 आपकी लेंथ होगी डिवाइडेड बाय जो टोटल आपकी लेंथ है वो टाइम में कितनी है, t। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ t1 to t2 इस इंटरवल में हमारा इवेंट हो जाए,
जो कॉल है वो इसी बीच में आए, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम यहां से देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कहा सैंपल स्पेस हमारा कैसा हो जाए, अगर अनकाउंटेबल हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, अगर इंटरवल्स आ जाए अगर उसमें, तो हम कैसे डील करेंगे। तो आप नॉर्मली अभी तक क्या देखते आए हैं कि सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं उन सभी को हम इवेंट्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, लेकिन अब यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं तो कैसे आप उन सबको प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका हम डिस्कशन करेंगे यहां पर। तो 5 मिनट्स और आपके बेसिक्स पर हैं, उसके बाद फिर हम रैंडम वेरिएबल्स को शुरू कर लेंगे आज। सॉरी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये आप क्लियर रखेंगे अपने माइंड में तो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के तो हम बहुत सारे तरीके देख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि एमएसक्यूज का दौर है। और जैसे हम इस पैराडॉक्स की बात करें, अगर वहां पर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट मे बी पॉसिबली, ऐसे करके अगर आपको ये 3 ऑप्शंस दे दिए जाएं, क्योंकि ये फेमस पैराडॉक्स है तो इसको आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अगर ये हमारा सैंपल पॉइंट है, सैंपल स्पेस है, अगर इसमें हमारे पास जो भी सैंपल्स, इसके जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, यहां पर ऑल सबसेट्स ऑफ एस आर इवेंट्स। बट लेकिन हम क्या करते हैं, जब अगर आपके सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए तो उसको डील करने के हम अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं। तो एक मेथड हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अब सबसेट ऑफ एस जितने भी हो सकते थे सभी इवेंट्स होते, लेकिन बट वी डिफाइन ओनली सम स्पेशल fields f to be the event। अब ये स्पेशल फील्ड्स क्या हैं, क्या क्या फील्ड्स को हम इवेंट्स लेंगे, किसको हम इवेंट नहीं भी लें तो फर्क नहीं पड़ेगा, इन चीजों को डिस्कस करना है हमें यहां पर। तो देखिए, जैसे अगर हम फील्ड्स की बात करें, फील्ड्स तो नॉर्मली जैसे आप फील्ड्स ईएमटी में जब पढ़ते होंगे तो वहां पर जैसे आपने डिफाइन किया होगा कि फील्ड इज अ फंक्शन दैट स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एवरीवेयर इन अ रीजन। जैसे आप अगर अर्थ पर हैं तो अर्थ में आप कहीं पर भी रहें, आप पर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपने कह दिया तो आपको अर्थ हर जगह कुछ ग्रेविटी आप पर अप्लाई कर रही है, मतलब अर्थ ने क्या बना रखा है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना रखा है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कहीं पर भी मेजर करेंगे आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसी तरह मान लीजिए यहां पर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम ये फील्ड डिफाइन कर रहे हैं जो अगर सैंपल स्पेस के सारे सबसेट्स को हम अगर इंपॉर्टेंट नहीं माने तो कुछ फील्ड्स आप किसको नाम देते हैं। तो फील्ड कैसा होना चाहिए, ये क्या आपका फिर से जो ये भी सबसेट्स ऑफ आपके सैंपल स्पेस ही है। तो यहां से फील्ड ये आप कहेंगे इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, इफ ए इज एलिमेंट ऑफ एस देन ए कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी, या आप एफ कहें, फील्ड को अगर आप एफ से लिख रहे हैं, फील्ड आप कहेंगे ऐसे को लेकर आप इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने कहा कि ए आपके फील्ड का इवेंट है तो वहां पर ए कॉम्प्लीमेंट भी आपके क्या होना चाहिए, फील्ड का इवेंट होना चाहिए। फिर अगर आप कहें कि ए ये आपके फील्ड का इवेंट है, कोई एलिमेंट है, और कोई बी है वो भी आपके फील्ड का एलिमेंट है, तो अब अगर यहां से हम देखें इनका जो यूनियन और इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होना चाहिए, फील्ड का एक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ए यूनियन बी ये भी हमारा फील्ड में होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी ये भी हमारे फील्ड में आना चाहिए। तो ये जो हमने कंडीशंस लिखी हैं, नॉर्मली इन्हीं कंडीशंस को यूज करके आप डिफाइन करते हैं बोरेल फील्ड, जिसका नॉर्मली आपको सिर्फ बोरेल फील्ड का ही एप्लीकेशन देखना है। जो भी रैंडम वेरिएबल्स हम लेंगे वो सब में सिर्फ हम बोरेल फील्ड को ही डिफाइन करेंगे। नॉर्मली वो भी साइलेंटली यूज होता है, आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम में वो बोरेल फील्ड लिखा हुआ दिखेगा। हम अंडरस्टैंडिंग में अपनी रखेंगे कि हम जो बोरेल फील्ड हमने बोरेल फील्ड ही लिया होगा, मतलब जो हमारे इवेंट्स हो सकते हैं वो क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, जो भी आप इवेंट लेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका यूनियन और उसका इंटरसेक्शन, ये चीजें आपकी फील्ड में होनी चाहिए। तो ऐसे आप क्या करते हैं, अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं तो उसमें सारे को इवेंट डिफाइन नहीं करके आप सर्टेन फील्ड्स को ही डिफाइन करते हैं। तो उसमें भी आप यहां पर अगर लिखें बोरेल फील्ड, बस हम यहां लिख लेते हैं एक बार, बोरेल फील्ड क्या क्या होना चाहिए, इसमें इवेंट होना है, अगर जो आपने इवेंट अगर लिया है तो उसके साथ इसका क्या होना चाहिए, यूनियन एंड their intersections। इवेंट्स होने चाहिए और उसके यूनियन और इंटरसेक्शंस होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको अगर डिफाइन कर दिया गया कि लेट
C is a class of subsets of S. सैंपल स्पेस आपको बता दिया गया, सपोज सैंपल स्पेस में आपके ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट्स हैं, और इस C में आपको बताया गया है कि C में क्या क्या चीजें हैं। सपोज हमने कहा कि A है और B है, तो अगर ये स्पेशल आपको ये कोई सब क्लास ये बता दिया गया, तो इसको लेकर के हम अपना फील्ड कैसे जनरेट करेंगे। अगर इसको लेकर के हमारा बोरल फील्ड हम देखें, तो यहां पर जो बोरल फील्ड बनेगा वो बोरल फील्ड क्या क्या चीजें होंगी उसमें। फील्ड में ये जो चीजें हैं ये तो रहेगा ही, ए और बी रहेगा, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन, इसका यूनियन, और इसको छोड़कर जो चीजें हैं वो, मतलब यहां पर और क्या चीजें रहेंगी हमारे पास, सी डी, देन इनका यूनियन अगर लेंगे हम तो ए प्लस, मतलब इन दोनों का अगर हम ए बी सी डी का लेंगे तो ए बी, अगर आप क्या ले रहे हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए बी। देखिए क्या क्या चीजें होंगी, ए बी होगा, फिर इसके बाद सी डी होगा, इनका यूनियन और इनका इंटरसेक्शन, मतलब अगर हम देखें तो इनका यूनियन क्या होगा, ए बी सी डी, जिसको हम सैंपल स्पेस कह सकते हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। तो मतलब यहां पर और क्या टर्म्स होंगे हमारे, हमारा एक सैंपल स्पेस में ये दो चीजें जो आपको याद रखनी है कि हमेशा ही जो भी फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स ऑलवेज कंटेन्स सर्टेन एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स। सर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट्स हमेशा ही फील्ड के पार्ट होंगे। मतलब सर्टेन इवेंट्स, मतलब सर्टेन क्या चीज होती है, सैंपल स्पेस, और इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या, जो आपका नल सेट है, मतलब फाई। ये दोनों हमेशा ही हमारे क्या होंगे, इस फील्ड का पार्ट होंगे। ऐसा आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अगर आपने कहा कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट अगर दोनों ही एफ के पार्ट्स हैं, तो यहां से अगर आप ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको, टोटल सैंपल स्पेस मिल जाएगा। मतलब जो भी आपने सैंपल स्पेस लिया होगा, तो इसलिए इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों प्रेजेंट हैं तो इनका यूनियन भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब सैंपल स्पेस भी प्रेजेंट होना चाहिए। और ऐसे ही इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज नल वेक्टर, दैट इज फाई। तो इसलिए फील्ड मतलब हम इवेंट्स को देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखिए हम डिफाइन करेंगे कि क्यों ऐसी जरूरत हमें पड़ रही है। तो जब भी कोई फील्ड होगा, मतलब वो क्या होगा, सबसेट्स का कलेक्शन होगा जिसको आप इवेंट्स के फॉर्म में डिफाइन कर रहे होंगे। तो वो जो होगी फील्ड, उसमें जैसे यहाँ पर ए और बी अगर आपको गिवन थे और इसको लेकर के अगर फील्ड बनाना था, तो ए बी को छोड़कर जो चीज नहीं थी वो हमारी चीज है ये सी डी। फिर इन ए बी का हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन, तो अगर यूनियन किया हमने तो ए प्लस बी, मतलब ये जो हम ले रहे हैं इनके लिए, तो ये ए बी और सी डी, इन दोनों का और जो नहीं था उसके साथ यूनियन इंटरसेक्शन आपको लेना है। तो ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन आपको दे देगा एस। यहां पर अगर आप देखें तो ए और सी डी ये भी चीज आपको मिलेगी, दैट इज ए सी डी बी सी डी। ए के साथ और बी के साथ जो छुड़ा हुआ चीज था उसका यूनियन और इंटरसेक्शन आपने लिया, यूनियन में लिया तो सैंपल स्पेस आ गया, इंटरसेक्शन लिया तो ए सी डी और बी सी डी आ गए, और फाई और सैंपल स्पेस हमेशा ही फील्ड के पार्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस कर दी। अगर आप भूल भी जाएं, याद रखने में कोई डाउट भी हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। आगे जब हम अगर बात करें कभी कि फील्ड अगर वर्ड मैं यूज करूं, तो फिर समझ लेना कि फील्ड का मतलब क्या था। सैंपल स्पेस में अगर इनफाइनाइट पॉसिबल हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें सबको इवेंट नहीं मानना, कुछ स्पेशल क्लास ऑफ सबसेट्स को ही इवेंट मानना, वही हमारा क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम देखें कि अगर हम यहां पर लिखें कि द सैंपल स्पेस contains uncountable infinity sample points, then it is not possible to assign probabilities to every possible outcome। अगर हमारे सैंपल स्पेस में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो उस केस में हम कैसे उन सभी इंडिविजुअल पॉइंट्स को प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो अब ये जो कंडीशन आ रही है, हमने देखा कि इसके लिए हम एक तो क्या करेंगे कि हम कुछ फील्ड्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब इवेंट्स के फॉर्म में हम कुछ सर्टेन ही डिफाइन करेंगे जिनको हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर पाए। तो अभी हम देखेंगे ये चीज बाद में आएगी।
अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं तो उनको हम हर पॉइंट को अलग अलग प्रोबेबिलिटीज असाइन नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप यूज करते हैं अपनी रियल लाइन को। जो रियल लाइन है आपकी मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी को कंटेन करने वाली जो लाइन है एक्सक्लूडिंग माइनस एंड प्लस इन्फिनिटी, उस लाइन रियल लाइन पर अगर आप ये जो भी वैल्यूज हैं जितने भी आउटकम्स हैं अगर आप उस रियल लाइन पर मैप कर लेंगे तो फिर क्या कंडीशंस बनेगी, कैसे आप उसको यूज कर पाएंगे। तो इसलिए अब हम देखना चाहते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिससे रिलेट करके हम रैंडम वेरिएबल को फाइनली इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं पहले रियल लाइन। तो ये चीजें बस बेसिक्स के लास्ट में ही हैं आप, और यहां से अब चीजें आपके इंपॉर्टेंस की भी हैं जो पूछी भी जा सकती हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वैसे भी 4-5 आवर्स बेसिक्स किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात कर लें तो ये हमेशा एडवांटेजियस ही होगा, इसका आपको कोई ड्रॉबैक नहीं दिखेगा आगे। तो आप लोगों की ये 1-2 कमेंट्स मैंने देखे हैं, पहले तो बहुत थैंक्सफुल हूं मैं आपका कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस किया। अच्छे कमेंट्स इतने दिखते हैं फिर मैं पढ़ भी नहीं पाता, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दोगे तो कैसे होगा, इसलिए मैंने बोला था बस डॉट रहे वही बहुत है। फिर भी आप लोग टाइम देते हैं तो रियली थैंक्स। तो उसमें कुछ लोगों को ड्यूरेशन को लेकर थी चीज़ें कि कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इस लेक्चर से अगर आप कहें तो हम लेंथ्स को कम कर सकते हैं, 1 आवर के लेक्चर से ही हम रखे हैं, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब अगर हम देखें रियल लाइन, इसके लिए भी आपने यही लिखा कि यहां पर अगर आप देखें ये आपकी कोई रियल लाइन है, इसमें हमारे क्या है रियल नंबर्स हैं। अगर हम इसको x से रिप्रेजेंट करें तो ये x हमारा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये इंक्लूडेड नहीं है ये पॉइंट्स, ये हमारी रियल लाइन है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको हम ऐसे लिखें कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो s है, लेट s जो आपका रियल नंबर्स का जो सेट है यहाँ पर, अगर ये चीजें हमारी क्या हो, अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स अगर, तो इफ वी can't determine probabilities of events in terms of probabilities of elements of sample space, then we can use the real line, and if we define all the intervals that is say x1 to x2 and their unions and intersections as events। देखिए हमने क्या लिखा है, अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि सैंपल पॉइंट्स अगर इनफाइनाइट थे तो इन इनफाइनाइट सैंपल पॉइंट्स में से हम पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब अगर हमने क्या किया कि अगर हम रियल एक्सिस को यूज करें, इफ वी कैन नॉट डिटरमाइन प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए पहले क्या करते थे हम, जैसे मान लीजिए आपके सैंपल स्पेस में अगर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 था, तो इस केस में इन सभी को आप एलिमेंट्स कहेंगे और इन सब की प्रोबेबिलिटी p इक्वल्स टू 1 या p इक्वल्स टू 2, ये सभी प्रोबेबिलिटीज कितनी है 1/6। तो मतलब आपको एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज पता है। तो अब इस एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी से ही अगर आप पूछते कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सम आएगा, तो उसमें आपने क्या कर दिया 2 4 और 6 की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लिया और आपके पास क्या रिजल्ट आ गया 3/6। तो ये जो अप्रोच अभी तक हम यूज कर पा रहे थे, ये हम तब कर पा रहे थे जब हम एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन कर पा रहे थे। अब अगर सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए कि आप उसके हर एलिमेंट को इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं कर पा रहे, तो फिर उस केस में हम क्या कर रहे हैं, वी लिखा हमने सैंपल स्पेस, देन
वी कैन यूज द रियल लाइन। तब हम रियल लाइन को यूज कैसे कर सकते हैं? एंड इफ वी डिफाइन ऑल द इंटरवल्स, हम किस किस को डिफाइन कर रहे हैं? ऑल द इंटरवल्स x1 to x2 एंड देयर यूनियंस एंड इंटरसेक्शंस। सभी जो इंटरवल्स बनेंगे, कोई भी x1 x2 आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब सपोज हम कहें ये हमारा x1 है, यहाँ x2 है, तो ये हमारा एक इंटरवल आया x1 से x2 के बीच का, जिसके लिए हम कहेंगे x की वैल्यू क्या है x1 और x2 के बीच में। तो ऐसा इंटरवल आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, x1 x2 की वैल्यू को कितना भी रख सकते हैं, मतलब वो इंटरवल कितना भी छोटा भी हो सकता है, वो इंटरवल कितना भी बड़ा भी हो सकता है। तो इन सभी को अगर आप क्या करें, जितने भी इंटरवल्स हैं और इसके साथ साथ इनके यूनियंस और इंटरसेक्शंस, उन सभी को अगर आपने इवेंट्स बना दिया, तो अब यहां पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारे पास इनफाइनाइट थे, ठीक है। लेकिन अगर सारे सैंपल्स पॉइंट को हम रियल एक्सिस पर ले आए और अगर हमने उस रियल एक्सिस में, मान लीजिए कि आपका यहां से लेकर यहां तक मैप हुआ, इसके बीच में नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट है, लेकिन अगर हमने इसको इंटरवल्स में बांट दिया, ये एक इंटरवल, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल, और इन तीनों के यूनियन से हमारा क्या बन जाएगा? ओवरऑल सैंपल स्पेस। तो अब इस केस में इन इंटरवल्स को हम कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं। ये जो इंटरवल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अब इन इंटरवल्स को हम क्या कर सकते हैं? कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रियल लाइन। डिस्क्रीट के केस में भी यूज करते हैं जब ऑलरेडी सैंपल पॉइंट्स आपके फाइनाइट हैं, लेकिन कंटिन्यूअस के केस में यूज करना क्या है? वो आपकी बाउंडेशन है, वो तो उस केस में तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इनको अगर हम क्या कर दें, इवेंट्स के फॉर्म में डिफाइन कर दें, देन वी कैन convert the uncountable infinity sample space into sample space of countable sample points for which probabilities are possible to assign और probabilities can be assigned, ऐसा लिख सकते हैं आप, probabilities can be assigned। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, हमने बस ये बात की, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट लिया कि पॉइंट सर्कल पर कहां होगा, तो सर्कल के अंदर पॉइंट कहीं भी हो सकता था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके सैंपल पॉइंट्स थे। तो अगर आप उस सेंटर से, आपका जो सर्कल था, अगर सर्कल के सेंटर से जो आप पॉइंट ले रहे हैं उसके डिस्टेंस को अगर आप एक रियल नंबर मान लेते कि जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा एक रियल नंबर होगा कुछ, तो अगर उसके अकॉर्डिंग आपने रियल एक्सिस पर उनकी सारे सैंपल पॉइंट्स को अगर आप ले लेते, तो क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना था, सर्कल का रेडियस r था, तो जो भी आपके पास सैंपल पॉइंट्स मिलते वो 0 से r लेंथ के ही मिलते आपको। अब उस r लेंथ को अगर आपने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया और प्रोबेबिलिटी अब वहां पर आपने ऐसे डिफाइन कर दी कि लेंथ की वैल्यू 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच हो, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच हो, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो उस फॉर्म में फिर आप उनको असाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज। पहले इनफाइनाइट पॉइंट्स थे तो प्रोबेबिलिटीज असाइन ही नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए आप यूज करेंगे किसको? रियल नंबर को। तो अब हम यहां से डिफाइन करते हैं अपना रैंडम वेरिएबल। तो यहां से देखिए, अभी हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी हम इसको डिफाइन भी नहीं करेंगे। डेफिनेशन भी हम इस लेक्चर में अगर हो पाया तो इसमें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। अभी आपको बस यहां पर इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, यहां पर दैट इज रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स तो क्या है रैंडम वेरिएबल्स? यहां पर अगर हम लिखें सिंपली तो हम लिखेंगे रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन whose domain is set S, means sample space, that is set of all experimental outcomes, and the range is subset of R, जहां पर R क्या कर रहा है? रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लिख लेते हैं R इज व्हाट? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए अब हम फिर से कहां पर आ गए?
जिस पॉइंट से हमने अपने कम्युनिकेशन को शुरू किया था, वर्ड्स आपको दिख रहे हैं डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले तो आपने क्या डिफाइन कर दिया, रैंडम वेरिएबल इज अ प्रोसेस और अ फंक्शन और अ रूल, देन इट इज रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। जैसे ही आपने कहा ये फंक्शन है, तो फंक्शन कैसे प्लॉट करते हैं आप, फंक्शन जब आप प्लॉट करते हैं तो ये वेरिएबल आप इस एक्सेस पर लेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में आपने जिस चीज का फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि हम x का फंक्शन अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो x का फंक्शन ड्रॉ करें तो यहां पर आप क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। तो x की जिन जिन वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होता है, उन वैल्यू को ही आपने क्या नाम दिया था कि हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारा, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, आपने लिखा है डोमेन इज सेट एस, दैट इज सैंपल स्पेस ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स। मतलब हमने मान लिया कि अगर हमारे पास कोई एक एक्सपेरिमेंट था, दैट इज रोलिंग ऑफ अ डाई, रोलिंग ऑफ अ डाई, ये हमारा क्या था, सैंपल स्पेस। इसके केस में अगर हम देखेंगे तो सैंपल स्पेस क्या है हमारा, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पॉसिबल क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं। ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस है। जिस सैंपल स्पेस के हर इंडिविजुअल पॉइंट्स को अगर हम मान लीजिए नाम दे रहे हैं, लेट इट इज जीटा 1, इट इज जीटा 2, जीटा 3, कोई भी आप ले सकते हैं, नॉर्मली लैम्डा से दिखेगा आपको, लैम्डा, जीटा 4, जीटा 5 एंड जीटा 6, ऐसा कुछ भी हमने नाम दे दिया कि ये जीटा 1, जीटा 2 क्या है हमारे, ये सैंपल पॉइंट्स हैं, जिन सबसे मिलाकर के अगर हमारा क्या बना है, सैंपल स्पेस बना है। तो रैंडम वेरिएबल क्या करेगा, जिसके रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ये है। डोमेन और रेंज आपने देखा था कि फंक्शन कुछ सेट ऑफ इनपुट्स लेता है और उसको एक रूल के अकॉर्डिंग सेट ऑफ आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। तो जो इनपुट सेट है वो इसका डोमेन सेट है। मतलब ये जो फंक्शन है आपका रैंडम वेरिएबल, वो कहां कहां पर डिफाइंड होगा, वो इस एस के टर्म्स में डिफाइंड होगा। जैसे आपने अगर लिखा कि फंक्शन ऑफ एक्स, तो अब आपने ये लिखा कि डोमेन, मतलब इसकी जो एक्स एक्सिस होगी, जो ये फंक्शन आप ड्रॉ कर रहे होंगे, ये क्या होगा आपका, ये होगा सैंपल स्पेस। ये क्या होगा, सैंपल स्पेस, इसका क्या होगा, डोमेन होगा। सैंपल स्पेस डोमेन होगा। सैंपल स्पेस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी इसमें इनपुट की तरह आप अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो रेंज होगी, मतलब जो भी सैंपल स्पेस के पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो वहां पर जितनी इसकी जो वैल्यूज होंगी, वो सभी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, इसकी रेंज कहलाएंगी। तो ये हमारा जो ये एक्सिस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज को। जो रेंज क्या हमारा, जो ये फंक्शन है, अगर हम एक्स का फंक्शन लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। नॉर्मली रैंडम वेरिएबल्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने लिखा अगर एक्स ऑफ एस, मतलब जो रेंज, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये रेंज है आपकी। और ये रेंज क्या होगी, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की, यहाँ पे आपने क्या लिखा कि ये रेंज क्या है, ये रियल एक्सिस पर जो वैल्यूज होती हैं, ये वही वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। तो मतलब ये रेंज आपकी क्या है, इसमें रियल एक्सिस है। मतलब रियल एक्सिस हमने लिख दिया, अदरवाइज ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। जो भी आपको ये रेंज, मतलब जो वैल्यूज मिलेंगी, वो क्या होंगी, रियल वैल्यूज होंगी। तो जैसे मान लीजिए कि आप कहें कि आपने एक ये रूल डिफाइन किया, यहां पर आप क्या करने वाले हैं, अभी हमने क्या बात की, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हम अभी डेफिनेशन भी नहीं देख रहे, हम बस डिफाइन अभी हम करेंगे। हम अभी ये देख रहे हैं कि ये रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन, मतलब वो फंक्शन किन किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो वो सभी वैल्यूज कहां से आएंगी, सैंपल स्पेस से। जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सभी क्या करेंगे, इस फंक्शन के डोमेन का काम करेंगे। और उन हर एक सैंपल पॉइंट के अकॉर्डिंग जो आपका ये फंक्शन होगा, जो किसी रूल को डिफाइन कर रहा होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग हम इन पॉइंट्स को कन्वर्ट करेंगे इन द रियल नंबर्स। इन सारे पॉइंट्स को, ये जो जीटा 3 जीटा 4 हैं, इन सभी को हम रियल नंबर्स असाइन करेंगे। तो जिस रूल के थ्रू आप असाइन करेंगे, यहां जो आपने रूल लिखा, इसी एक्स रूल को आप नाम देते हैं रैंडम वेरिएबल। इट इज द रूल। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें कि रूल इज व्हाट, एस प्लस 2। अगर हमने लिया जो भी सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हैं, इस एस को अगर हम ऐसे लिख दें, जीटा आई प्लस 2, जीटा आई की जो भी वैल्यू होगी उसमें हम 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रियल नंबर मिलेगा। तो अगर मान लीजिए 1 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू जनरेट करेगा, 3 5 4। अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 प्लस 2 4, देन 5 6 7 एंड 8। मतलब अगर आपने सैंपल स्पेस लिया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट डाई को रोल करना, तो उस टाइम में जो पॉसिबिलिटीज थी, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पॉसिबिलिटीज थी। ये आपके सैंपल पॉइंट्स हैं। तो इन सभी सैंपल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, कुछ रियल वैल्यू अगर कोई फंक्शन असाइन करता है उसको, तो उसी फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, रैंडम वेरिएबल नाम देंगे। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि ये रियल एक्सेस है, इसके नीचे नेगेटिव रियल वैल्यूज हैं, सपोज ये हमने मान लिया -1 -2 -3, और इसके ऊपर अगर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपको दिख रहा है कि जो मैपिंग हो रही है यहां पर, वो इस रूल के करस्पॉन्डिंग हो रही है, दैट इज
x जो रूल है आपका वो क्या रूल है, जो भी सैंपल पॉइंट है उसमें 2 ऐड करो। अगर वो नंबर है तो यहां पर आप ऐसा रूल लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या लेते, अगर टॉसिंग ऑफ अ कॉइन ले लेते तो वहां पर ऐसा रूल डिफाइन नहीं कर सकते थे आप कि जो भी आउटकम है +2, क्योंकि हेड +2 कोई रियल नंबर नहीं होगा। तो जब अगर नंबर ऑलरेडी रियल है तो आप इस टाइप के फंक्शंस भी लिख सकते हैं। अगर नहीं है रियल तो उस केस में आपको नंबर डिफाइन करने का अलग कुछ रूल डिफाइन करेंगे आप, ये देखेंगे हम आगे। तो अब जैसे यहां पर अगर हम देखें 1 पर, तो 1 के लिए क्या सेलेक्ट करेगा, वो इस 3 को सेलेक्ट करेगा। 2 के लिए क्या करेगा, 4 असाइन होगा। 3 के लिए वैल्यू क्या असाइन होगी, 5। 4 के लिए वैल्यू आएगी 6। 5 के लिए वैल्यू है आपकी 7 और 6 के लिए वैल्यू है आपकी 8। तो ये हमने जो रूल असाइन किया, जो फंक्शन बना हमारा, जो किसका फंक्शन होगा, सैंपल स्पेस का फंक्शन होगा। जैसे आप कहते थे एक्स का फंक्शन, तो यहां पर एक्स एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को देखेंगे वो क्या होगा, आपका सैंपल स्पेस होगा। और जो रूल होगा वो आपका रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मली एक्स ऑफ एस से वैसे लिखना चाहिए, लेकिन हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या लेते हैं, सिर्फ एक्स लिखते हैं। तो आपको जो चीजें समझ में आनी चाहिए, दैट इज अगर हमने लिखा, दैट इज अगर हम कभी लिखते हैं कि एक्स ऑफ, ये चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने यहां पर चीज दिखी है, हो सकता है इससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर ना हुई हो, तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये लिख दिया कि रूल असाइन करता है तो वो सभी रैंडम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ कंडीशंस होती हैं, 2 कंडीशंस आपको देखनी है, जब वो सेटिस्फाई होगा तभी हम उसको रैंडम वेरिएबल कहेंगे। तो नेक्स्ट हम अगर देखें, हमने अभी बस ये बात की कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, अगर हम उसमें किसी रूल के अकॉर्डिंग उसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, अगर हम कन्वर्ट कर दें रियल नंबर में, तो ये जो रूल है, ये रूल हमारा क्या कहलाएगा, रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। तो अगर जैसे आपने लिखा कि जैसे आप मान लीजिए कोई फंक्शन f ऑफ x होता था, x का फंक्शन अगर क्या है f ऑफ x है, तो जब आप f ऑफ 2 लिखते थे तो f ऑफ 2 का क्या मतलब होता था, वैल्यू ऑफ x ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2, ऐसी वैल्यू होती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप कभी ऐसा लिखेंगे x ऑफ जीटा 2, तो मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ये रैंडम वेरिएबल x ऑफ s की वैल्यू है। किसके लिए, जब आप सैंपल पॉइंट की वैल्यू आपने क्या ली थी, जो सैंपल पॉइंट्स हैं आपके 1 2 3 4 जीटा 1 जीटा 2 जीटा 3, तो अगर x ऑफ जीटा 2 लिखा होता तो मतलब वो x ऑफ s रैंडम वेरिएबल की वैल्यू थी सैंपल स्पेस के किस आउटकम के लिए, जीटा 2। क्योंकि ये सभी जो लिख रहे हैं आप, ये सभी क्या है, आउटकम्स हैं। अगर आपने रोल किया एक डाई को, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये क्या है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटपुट्स हैं जो मिलाकर सैंपल स्पेस बना रहे हैं। और अगर इन सभी के करस्पॉन्डिंग आपको एक रूल के अकॉर्डिंग इन सबको एक रियल नंबर देने वाले हैं, तो वो जो आपको रूल है, उस रूल को आपने नाम दिया है रैंडम वेरिएबल। तो यहां पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक और एग्जांपल बस ले लें, अगर एक्सपेरिमेंट अगर हमारा क्या है, लेट इट इज टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। अगर टॉस कर रहे हैं आप 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली, तो उसके केस में अगर आप सैंपल स्पेस देखें कि आपके पास सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, सैंपल स्पेस में क्या वैल्यूज हैं, तो यहां से आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो डोमेन फंक्शन है, जो डोमेन सेट है, वो क्या हमारा सैंपल स्पेस है जिसके पॉइंट्स को कन्वर्ट करेगा। जो आप जैसे f ऑफ x होता था तो उसमें x की वैल्यू, ये क्या हमारे सैंपल पॉइंट्स की वैल्यूज होंगी। और इसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज सेट आएगा, रेंज सेट, ये रेंज सेट क्या होगा, रियल नंबर्स होंगे। ये क्या होंगे, इसमें सभी रियल नंबर्स होंगे। जो हमारा ये डोमेन सेट है, इस डोमेन सेट में क्या होंगे, हमारे जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम्स होंगे, जिसको आप कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला होगा, कुछ रियल नंबर मिला होगा। तो अब यहां पर अगर मान लीजिए आपने 3 कॉइन्स को अगर टॉस किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जब भी कॉइन के एग्जांपल्स आए तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप बुलियन अलजेब्रा में कंफर्टेबल रहते हैं 0 1 के टर्म्स में बात करने के लिए। तो उस केस में सैंपल स्पेस आप 0 1 एज्यूम करते हुए लिख लीजिए, हेड को 0 या टेल को 0 मानकर, ठीक है। वैसे मैं यहां पर कोशिश करूंगा लिखने की, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, देन 0, दैट इज 3 आ गया, फिर ये 4 के लिए 1 0 0, फिर ये 1 0 1, फिर ये 1 1 0, और फिर ये 1 1 1। कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, कुछ एक छूट रहा है, 0 1 2 3 4, ये आ गई वैल्यू हमारी 0 1 2 3 4 के लिए आप क्या लिखेंगे,
ये 3 है, ये 4, सॉरी इसको मैं ठीक है 3 देन 4 5 6 एंड 7, ठीक है। मतलब ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं जब हम एक डाई का, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो ये हमारा सैंपल स्पेस है। ये क्या हमारा सैंपल स्पेस है, जिसको अगर हम रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में देखें तो ये हमारे, या तो हम कहें ये हमारा सैंपल स्पेस है और इसके सभी पॉइंट्स को हम कहें क्या हमारे सैंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस जो डोमेन की तरह वर्क करेगा और यहाँ पर हम इसको कुछ रियल नंबर्स असाइन करेंगे, उसका हम कोई सेट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सेट होगा ये सेट किसका होगा, रियल नंबर्स का सेट होगा। तो अब कुछ रूल के अकॉर्डिंग हम इसको असाइन करेंगे, तो वो रूल क्या होगा जो रियल नंबर्स में असाइन कर रहा होगा इसको। अगर मान लीजिए हमने रूल दिया, रूल डिफाइन किया, दैट इज नंबर ऑफ टेल्स। अगर हम टेल्स के नंबर को एक रूल मान लें, तो अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं टेल्स में। मतलब अगर आपके तीनों में से एक में भी टेल ना आए, मतलब 0 टेल, ये भी पॉसिबल है, या 1 टेल आ जाए या 2 टेल आ जाएगा, फिर फाइनली 3 से ज्यादा टेल्स नहीं आ सकते क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स 3 ही हैं। तो अब इस केस में अगर आप देखें, ये जो हमारे आउटकम्स हैं ये सभी क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है, जिनको हम zeta1 zeta2 zeta3 के नाम से फिर से लिख सकते हैं। तो उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया पर, अगर zeta1 zeta2 zeta3 zeta4 zeta5 zeta6 zeta7 एंड zeta8। तो अब यहां से अगर हम काउंट करें कि ये जो हमारा आउटकम है zeta1, इस zeta1 आउटकम के लिए नंबर ऑफ टेल्स की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये जो आउटकम है हमारा, ये किस पर मैप हो जाएगा, इस 3 पर आ गया। यहां पर हमने देखा टोटल नंबर ऑफ टेल्स की वैल्यू है 2, तो ये चीज हमें ये दे रही है 2, यहां भी 2 है, ये भी आपको मिला 2 नंबर ऑफ टेल्स। फिर यहां आपको नंबर ऑफ टेल्स दिख रहा है 1, इट इज 1। फिर आपको यहां दिख रही है वैल्यू, फिर से यहां पर 2 टेल्स हैं, तो ये 2 टेल्स, यहां पर एक ही टेल है, तो ये आपका, यहां पर भी एक ही टेल है, तो ये भी आपका 1 के साथ मैप हुआ। और यहां पर ये आपका HHH, ये हमारे 3 जो हेड्स हैं वो यहां पर 0 टेल्स, मतलब ये आपके 3 हेड्स की कंडीशन ये मैप हो रही है 0 पर। तो देखिए आपको जो दिख रही है चीज, यहां पर हमने ये जो रूल डिफाइन किया है, ये आप समझ सकते हैं कि ये इनपुट्स को हम एक सिस्टम ले रहे हैं, जिस सिस्टम को हमने किससे डिफाइन कर रखा है, ये आपका एक, मान लीजिए आप सिस्टम फॉर्म में देखते हैं, ये आपका आउटपुट आप डिफाइन कर रहे हैं, इसके लिए ये y है, ये आपका x है, जो किसका फंक्शन है, ये y, ये आपका इसी x का फंक्शन आएगा। तो यहां पर आप y को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यहां पर आपने y डिफाइन किया, ये मतलब ये जो भी x आपने इनपुट अप्लाई किया, इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं ये चीज आप काउंट करके यहां पर दे रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, सबके करस्पॉन्डिंग एक रैंडम वेरिएबल आपने सेलेक्ट कर लिया, दैट इज यहां पर आपने क्या किया, रैंडम वेरिएबल के थ्रू एक रियल नंबर आपने असाइन कर दिया सभी आउटकम्स को। तो अब यहां पर जो चीज आप देख सकते हैं, ये ऐसा पॉसिबल है कि जो भी आपके सैंपल स्पेस में एक से ज्यादा जो आउटकम्स थे वो सेम रैंडम वेरिएबल पर मैप हो जाए, ऐसा पॉसिबल आपको दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है कि इन ये जो हमारे 2 हैं, ये 3 आउटकम्स के लिए टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और फिर एक और टेल हेड टेल टेल, इन तीनों आउटकम्स को आपने एक ही रियल नंबर असाइन किया, दैट इज 2। देन इट इज पॉसिबल टू मैप अ सिंगल रियल नंबर, इस पर आपका मैप हो जाए क्या, मोर देन 1 आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आप इस रिलेशन को ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, चाइल्ड फादर रिलेशन आप इसको समझ सकते हैं। जैसे डिफरेंट चिल्ड्रंस के कॉमन फादर, ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि उल्टा अगर ऐसा हो जाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो डोमेन सेट है, जो सैंपल स्पेस है, वो उससे रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो चाइल्ड की तरह बिहेव करना चाहिए। एक से ज्यादा एलिमेंट्स इसमें किसी एक ही एलिमेंट पर मैप हो रहे हों, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसके एक आउटकम को आप 2 रियल नंबर असाइन कर रहे हो तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप ऐसा कहें कि टेल टेल हेड को हम 0 भी देंगे और इसको हम 4 भी देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, इसको आप लिख लेना अपने सेंस में कि सैंपल स्पेस के एक आउटकम को हम एक ही रियल नंबर असाइन कर सकते हैं, लेकिन सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा आउटकम्स को हम सेम रियल नंबर असाइन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। एक आउटकम को एक से ज्यादा रियल नंबर असाइन कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ये चीज। तो अब यहां पर जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाता कि ये जो वैल्यूज हैं, किसकी वैल्यूज हैं, x की वैल्यू, नॉर्मली x ऑफ s है, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो यहां पर रैंडम वेरिएबल आपका x क्या है, इसमें आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं, 0 1 2 एंड 3।
ये आपके पास 4 ही वैल्यूज हैं यहाँ पर। तो अब अगर देखें कि क्या ये पॉइंट्स इक्विपरेबल पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये 0 आपने तब असाइन किया होगा जब एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी। कौन सी? अगर एक भी टेल नहीं मिला, सिर्फ उसी कंडीशन में 0 आपका आउटपुट आ रहा है रैंडम वेरिएबल का। लेकिन ये जो 3 अलग अलग आउटपुट जो आपको दिख रहे हैं, ये जो 2 आउटपुट्स दिख रहे हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है? या तो आउटकम इन 3 में से कोई एक आ जाए तो हमारा 2 सेटिस्फाई कर जाएगा, या बाकी एक 3 का और कॉम्बिनेशन है जिन 3 आउटकम्स के लिए आप एक ही रियल नंबर असाइन कर रहे हैं 1। तो इसका मतलब अगर आप देखें कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या है, इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो हम ले रहे हैं और ये रियल वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, मतलब ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस आपकी कैसी एक्सिस है? ये जो एक्सिस है आपकी, ये रियल एक्सिस है, और रियल एक्सिस है तो इसकी वैल्यूज को, रैंडम वेरिएबल को आप कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रियल नंबर्स हैं, जो वैल्यूज रैंडम वेरिएबल को आपने असाइन किया है, जैसे ये जो वैल्यूज आपने असाइन की है 0 1 2 3, ये जो रियल एक्सिस पर वैल्यूज होंगे उसको आप नॉर्मली स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रियल एक्सिस को जिस x की वैल्यू 0 है 1 है, इस टाइप से आप यहाँ डिफाइन करेंगे। तो अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल हैविंग वैल्यू 0, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें कौन कौन से सम्स आएंगे? प्रोबेबिलिटी किस किस की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करेगा ये? अगर आउटकम अगर हम देख रहे हैं 0, तो एक ही पॉसिबल कंडीशन है जब क्या आ जाए, हेड 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 की कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो हेड 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 को अगर आपने क्या सिंबल नाम दे दिया, अगर जीटा 8 मान लिया, तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सिर्फ जीटा 8 एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी है। और जीटा 8 एक्सपेरिमेंट, ये जो आपको 8 आउटकम्स दिख रहे हैं, 3 कॉइन्स के टॉस करने में तीनों ही इक्वली लाइकली है, मतलब किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8 है। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/8 आ जाएगी। अगर आपका है प्रोबेबिलिटी कि इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? तो अगर आप देखें 1, ये रैंडम वेरिएबल 1 कब कब ले रहा है अपनी वैल्यू? जब जब या तो ये टेल हेड हेड हो कंडीशन तो 1 ले लेगा, या फिर ये हमारी हेड टेल हेड हो, या फिर हेड हेड टेल हो। तो 3 कंडीशन में हमारा रैंडम वेरिएबल क्या ले सकता है? वैल्यू 1 ले सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो आउटकम क्या आ जाए, अगर आप देखें तो या तो जीटा 4 आउटकम आ जाए, या फिर क्या आ जाए आउटकम अगर आप ले रहे हैं, और कौन सी वैल्यू है? जीटा 6 और जीटा 7। ठीक है, ये 3 आउटकम्स हैं आपके, जीटा 6 एंड जीटा 7। आप ये देख लेना, हो सकता है दूसरे भी आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर बस चेंज कर लेना। अब ये जो तीनों आउटकम्स हैं ये कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसा तो नहीं हो सकता 3 कॉइन को आपने टॉस किया, ये भी आ गया वो भी आ गया। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनकी जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होती है वो सिर्फ क्या होती है? इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जीटा 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीटा 6 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीटा 7। तो इन तीनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम, और तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 1/8, इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3/8 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो 2 के लिए भी आपको दिख रहा है 3 एक्सपेरिमेंट्स फेवरेबल हैं, जीटा 5 और उसके साथ साथ जीटा 3 एंड जीटा 2। तो यहां पर अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीटा 5, जीटा 2 एंड जीटा 3, तो 3 आउटकम्स, अगर 3 में से कोई एक आउटकम आया रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो उन तीनों आउटकम्स के लिए रैंडम वेरिएबल क्या रियल नंबर असाइन करेगा? 2। तो इसलिए 2 के होने की प्रोबेबिलिटी, इन तीनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम, मतलब ये वैल्यू फिर से क्या मिलेगी आपको? 3/8 मिलेगी। और अगर फाइनली आप देखें रैंडम वेरिएबल के 3 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको दिख रहा है एक ही पॉसिबल आउटकम है, दैट इज जीटा 1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? 1/8 के बराबर है। तो अगर आप देखें यहां से सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, दैट इज फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n, अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू जीटा i, मतलब x इक्वल्स टू अगर हम xi कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज है हमारी, ये सभी वैल्यूज, इसको हम क्या कह सकते हैं? xi वैल्यूज अगर हम नाम दे दें कि जो x इक्वल्स टू जो भी आप वैल्यूज ले रहे हैं, अगर हम इसको x1 x2 x3 x4 अगर नाम दे दें, तो ये वैल्यू सबके आने की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा, जैसे अगर आप देखें 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो आप जानते हैं क्योंकि कि इन चारों रैंडम वेरिएबल में जितने भी सैंपल स्पेस के पॉइंट्स थे वो सभी इंक्लूडेड हैं, तो इनमें से कोई ना कोई एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू तो आएगी, मतलब ये ओवरऑल ये सैंपल स्पेस की तरह वर्क कर रहा है। तो इसलिए यहाँ जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा, टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम, उस प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है रैंडम वेरिएबल में। अभी हम इसको बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें हमने ये देख लिया कि जो चाइल्ड सेट होगा सैंपल स्पेस का, मतलब इसके एक से ज्यादा एलिमेंट्स को हम एक ही रियल नंबर असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये फादर सेट है
ऐसा नहीं हो सकता कि इसके दो एलिमेंट्स इसमें किसी एक ही वैल्यू पर असाइंड हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये देख लिया कि प्रोबेबिलिटीज हम अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे, ये देखिए। जो हमें आगे जाकर क्वेश्चंस डील करने हैं वो बस थोड़ा सा हम यहाँ पर और इंट्रोडक्शन के ही पार्ट में देखकर उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो हमसे यहां पर पूछा जाएगा आपको ये मतलब समझना इन वर्ड्स का। जैसे सबसे पहली चीज तो कि अगर लिखा हुआ है x ऑफ लैम्डा आई, ठीक है, जैसे आप जीटा से रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही आप अगर कहें लैम्डा आई, तो मतलब ये क्या आपका, इट इज, इसमें से ये जो लैम्डा आई है, इसमें लैम्डा आई क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज आउटकम ऑफ जो भी एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में से एक आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये क्या है, दैट इज, इट इज लैम्डा आई, ये क्या होगा, एलिमेंट होगा किसका, सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, सैंपल स्पेस में अगर आपने क्या लिख रखा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे वैल्यूज अगर लिख रखी हैं, ये लैम्डा आई है, इसके आगे भी वैल्यूज हैं, तो ये कोई भी एक हमारा सैंपल पॉइंट, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो x है, ये x क्या है, ये क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द रूल बाय विच real number is assigned to all experimental outcomes। experimental outcomes, जितने भी आउटकम्स हैं उन सभी आउटकम्स को हम किस रूल के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो ये x आपका रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम देखें x ऑफ लैम्डा आई, तो ये ओवरऑल x ऑफ लैम्डा आई को आप क्या कहेंगे, इट इज वैल्यू ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर रैंडम वेरिएबल ले रहा है। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये x ऑफ s रैंडम वेरिएबल की ही वैल्यू है एट s इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा, ये हम पहले लिख चुके हैं। तो x ऑफ लैम्डा आई रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ रियल नंबर, आप या आप कहें रैंडम वेरिएबल, तो आप दोनों ही चीजें लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल बोल दिया मतलब वो रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल फॉर लैम्डा आई आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, या फिर आप कहें सैंपल स्पेस। तो ठीक है, ये चीजें टर्मिनोलॉजीज हम समझ रहे हैं। अब यहां पर अगर हमें कभी फाइंड करना होगा, हमें यहां पर टू फाइंड, हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x लेस देन इक्वल्स टू x। तो जब इस तरह की चीज आएगी x लेस देन इक्वल्स टू x, तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर आप कहें x लेस देन इक्वल्स टू x, मतलब मान लीजिए आपके पास ये कोई सैंपल स्पेस था, इसमें अगर मान लीजिए हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये तीन वैल्यूज थी, और अगर आपने इनको रियल नंबर असाइन कर दिया, ये तीन वैल्यूज को अगर हम इसको एक रियल नंबर दे रहे हैं, इसको एक हमने रियल नंबर दिया है, और इसको भी एक हमने रियल नंबर कुछ असाइन किया। सपोज हम कहें कि ये रियल नंबर्स क्या है हमारे, 3, 5 एंड 6 है, ये ऐसे रियल नंबर्स हमने अगर असाइन किए। और भी हो सकते हैं नंबर्स, हम इनको एक बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बस बताया यहाँ पर। तो जिस रूल के थ्रू इनको ये वैल्यू दी जा रही होगी, यहाँ जो रूल फंक्शनिंग होगा, ये जो रूल है, ये रूल क्या होगा हमारा, इसी रूल को हम कहेंगे कि हमारा रियल रैंडम वेरिएबल है x, उसके करस्पॉन्डिंग अगर ये वैल्यूज आ गए, तो ये किसकी वैल्यू है, ये रियल लाइन पर है, इसी रियल नंबर को अगर हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा है रैंडम वेरिएबल, क्या प्रोबेबिलिटी अगर हमसे पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इस टाइप की चीज जब पूछी जाएगी, तो रैंडम वेरिएबल मतलब x की वैल्यू हमारी 5 से कम है, मतलब अगर हम ये 5 ले लें तो इससे कम होने की प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा नहीं है कि ये रियल नंबर्स के सेट को आपका डिफाइन कर रहा है। अगर आप देखें तो इसका मतलब ये भी तो समझ सकते हैं हम कि x की वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब x की वैल्यू -∞ से लेकर 5 तक, लेकिन ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। आपको ये समझना है कि x इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 5 का मतलब ये जो इवेंट हम ले रहे हैं x लेस देन 5, ये क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस set of experimental outputs, experimental outcomes, एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स के ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हम कहें कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जैसे अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया, तो यहां पर देख लीजिए, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसके वैल्यूज क्या थी रैंडम वेरिएबल की, क्या क्या वैल्यूज आ सकती थी, 0 1 2 3। तो अब अगर यहां पर हम डिफाइन करते कि एक इवेंट है x लेस देन और इक्वल्स टू 2,
तो इस केस में कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, अगर हम इसको एक सेट के फॉर्म में लिखें, तो अगर हमने लिखा सेट दैट इज x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इस सेट में देखिए सैंपल स्पेस के कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे आउटकम्स थे जिनको जब आपने रियल वैल्यू असाइन की तो वो असाइंड वैल्यू या तो 2 है या 2 से छोटी है। तो आपको कौन कौन से आउटकम्स दिख रहे हैं, सिर्फ इस आउटकम को छोड़कर जिसके लिए आपने ये फर्स्ट आउटकम को छोड़कर जिसके लिए आपने 3 रिप्रेजेंट किया, इसको छोड़कर बाकी जितने भी आउटकम्स हैं उन सब के लिए आप 0, 1 या 2 ही असाइन कर रहे हैं। तो मतलब इस केस में जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे हमारे वो क्या क्या होंगे, zeta 2, zeta 3, zeta 4, zeta 5, zeta 6 एंड zeta 7। सिर्फ 1 को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज इस सेट में आएंगी। तो ये अपने आप में प्रोबेबिलिटी अगर आपसे कभी पूछी जाती है तो अपने आप में ये इवेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, x लेस देन और इक्वल्स टू 2, ये सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स को बताता है जिन आउटकम्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये चीज आपका समझना जरूरी है कि अगर कहीं पर अगर लिखा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 2, तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, आपको उस एक्सपेरिमेंट पर जाना है और आपको देखना है कि आपने जो रियल नंबर्स असाइन किए हैं कौन से ऐसे पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स हो सकते थे, आउटकम्स जिनके लिए जो रियल नंबर्स हम असाइन करते उसकी वैल्यू हमारी 2 से छोटी होती। तो आप इनका मीनिंग समझ लीजिए अभी, और इसके बाद हम इसी के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम ले रहे हैं उसमें फिर हम यहाँ से डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल्स को। ये जो हमने लिखा कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स को डिफाइन करता है। ये हमने देख लिया कि कैसे हम मैपिंग जो करते हैं, तो बस वही फंक्शन को हमने रैंडम वेरिएबल नाम दिया। तो थोड़ा सा मिसनमर है, मतलब रैंडम वेरिएबल आप पढ़ेंगे अगर डिफरेंट बुक्स में आपको लिखा है टॉप एंड शिलिंग में भी कि रैंडम वेरिएबल कोई ना तो रैंडम है और ना ही ये वेरिएबल है, क्योंकि आपने रैंडम वेरिएबल को क्या कहा, ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन होगा सैंपल स्पेस, मतलब जितने भी पॉसिबल एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स हैं वो सभी इसमें इनपुट की तरह बिहेव करेंगे जिनके लिए हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और जो पर्टिकुलर वैल्यूज हम दे रहे हैं जो रियल वैल्यूज वो सभी क्या है उसके लिए रेंज की तरह वर्क करेंगे। तो यहां पर आपने जो डिफाइन किया एक फंक्शन, वो डिटरमिनिस्टिक फंक्शन है। जैसे आपने यहां लिखा कि जो भी सैंपल पॉइंट हम लेंगे उसमें 2 ऐड करने से हमें रियल वैल्यू मिलेगी, तो ये आपके डिटरमिनिस्टिक फंक्शन है। मतलब आपको अगर देखें तो ना तो ये रैंडम है और ना ही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, ये आउटकम्स वेरी कर सकते हैं, कब कौन सा आउटकम आएगा ये आप नहीं बता सकते, लेकिन आपने जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया वो आप ये 4 सिर्फ तभी लेंगे जब आउटकम क्या होगा, आपका 2 होगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 के लिए भी 4 ले सकते हैं, 5 के लिए भी 4 ले सकते हैं। तो इसलिए आपको समझना है कि रैंडम वेरिएबल ना तो रैंडम है ना तो वेरिएबल है, ये एक फंक्शन है जो मैपिंग का काम कर रहा है। और मैपिंग कहां से कहां हो रही है, सैंपल स्पेस के जितने भी आउटकम्स थे उन सभी आउटकम्स को हम रियल एक्सिस पर कुछ एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। और यहां से एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो हम आगे लिखेंगे, अब स्पेस भी नहीं तो इसमें छोड़ देते हैं हम, कि यहाँ रियल एक्सिस में आपके -∞ का पॉइंट नहीं है। तो ऐसा नहीं कहेंगे हम ये लिखेंगे कि रैंडम वेरिएबल x को हम प्लस और माइनस इन्फिनिटी पर भी डिफाइन करते हैं, लेकिन वो जिस इवेंट के करस्पॉन्डिंग हम वो नंबर सेलेक्ट करते, रियल नंबर, हम ये मानते हैं कि उन इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जिससे कि हमें कभी नहीं लेना पड़ेगा रियल एक्सिस पर वैल्यूज प्लस या माइनस इन्फिनिटी। तो ये अभी बस इंट्रोडक्शन हमने देख लिया रैंडम वेरिएबल का। अब जितने भी बेसिक्स की हमें जरूरत थी वो सभी बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको जितना याद रह पाए ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अगर डिस्कशन हमने कर लिया है तो जब अगर मुझे इसमें से कोई पॉइंट अगर कभी यूज करना हुआ तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये वर्ड हमने क्यों बोल दिया, या काउंटेबल अनकाउंटेबल की हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें मुझे लगता है अब आपको समझ में आ रही होंगी। तो बस अब जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका उसमें हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी फंक्शंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अपना टाइम, मैं आपसे बार बार बस यही बोलता हूं, जो भी आपके स्टडी में जो भी सब्जेक्ट्स आप कर रहे थे उनको किसी को नहीं छोड़ना है, किसी की जगह पर कम्युनिकेशन को नहीं लाना है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसको पढ़ते रहिए, और यहाँ से बस ये लेक्चर का ड्यूरेशन जितना होता है इसको नोट करने में आपको जितना टाइम लग जाए उतना टाइम आप कम्युनिकेशन को दीजिए। अलग से अभी कम्युनिकेशन में आपको कुछ नहीं करना, अगर आप अभी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे तो ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे डिस्कस करते रहने की। तो थैंक यू सो मच, आप ऐसा ही अपना सपोर्ट थोड़ा सा रखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे दिखते रहिएगा। तो बिल्कुल मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे इसके डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।